दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई ही कामयाबी का सबसे बड़ा सहारा बनती है। कई बार कड़ी मेहनत के बावजूद हमें सफलता नहीं मिलती। दरअसल ये हमारी परीक्षा है, जहां ऊपर वाला हमें टटोल रहा है। वो देख रहा है कि क्या हम कामयाबी की चरम सीमा के लिए तैयार हैं। जो लोग थक कर रुक जाते हैं, वही रुक जाती है उनकी किस्मत। और जो माथे का पसीना पोंछकर एक लंबी सांस लेकर आगे बढ़ते हैं, ऊपर वाला उनके सामने पूरी सृष्टि झुका देता है। उनका नाम इतिहास के पन्नों में यूं जुड़ जाता है कि आने वाली कई पीढ़ियां उनसे प्रेरित होती हैं और वो नाम एक आदर्श बन जाता है। कुछ ऐसी असाधारण कहानी है मेरी यहां आई दोस्त की। वो एक अद्भुत कलाकार है। उनकी उपलब्धियां एक मिसाल है। उनकी अदाकारी की खूबसूरती और उनके चेहरे का नूर हमें मग्न कर देता है। हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली एक्ट्रेसेस में से एक, प्लीज वेलकम द एटर्नल ब्यूटी माधुरी दीक्षित। निकल गई हमारी ऑडियंस की। माधुरी, आपकी मेरी पहली मुलाकात बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। 11 मार्च 1984 सी रॉक के डबिंग थिएटर में, नीचे डबिंग थिएटर था। जी। आप, यू वर वेरी यंग, इट वाज योर फर्स्ट फिल्म। आप अबोध की डबिंग करके बाहर निकली थी और मैं सारांश की डबिंग करने जा रहा था। Oh, yes. इतने सारे सालों में सब कुछ चेंज हुआ है, लेकिन आपकी खूबसूरती और आपकी स्माइल चेंज नहीं हुई है। Thank God. Thank God. What do you think is so special about your? नहीं, ऐसा कुछ स्पेशल मतलब स्माइल इज समथिंग जो मेरे माँ बाप ने मुझे दी है। इट्स नथिंग दैट आई हैव डन, जेनेटिक्स। लेकिन मुझे लगता है मेरा कंट्रीब्यूशन है कि जब भी स्माइल करती हूँ दिल से करती हूँ। आई एम अ हैप्पी पर्सन और हमेशा खुश रहती हूँ। बेसिकली यू नो आई एम अ लविंग हैप्पी पर्सन। मैंने सुना कि आप कुछ माइक्रोबायोलॉजिस्ट या सब कुछ बनना चाहती थी। मेरे घर में, क्योंकि महाराष्ट्रियन फैमिली, मिडिल क्लास, और एजुकेशन वाज वेरी इम्पोर्टेंट। क्योंकि 12th के हॉलीडेज में मैंने अबोध की थी। अच्छा। और उसके बाद एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट बढ़ा टू बी इन फिल्म्स। उससे पहले आई नेवर थॉट, नेवर ड्रीम्ड दैट आई विल एवर बी इन फिल्म्स। मुझे लगा था कि कथक करूँगी और माइक्रोबायोलॉजी करूँगी। I will research in genetics and Kathak will be my hobby. That was my planned life at that time. अबोध से पहले एक्टिंग नहीं की थी? नहीं, कभी नहीं। ऐसे मतलब नो स्कूल, नो एक्टिंग स्कूल और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। नहीं, मतलब कोई प्ले स्टेज पर? या स्टेज पर हम लोग करते थे स्कूल में प्लेज। आई यूज्ड टू बी ऑन स्टेज ऑल द टाइम। अबोध कैसे हुई? अबोध वाज जस्ट बाय चांस। आपको किसी ने देखा था राजश्री वालों में से, या आप ऑडिशन के लिए गई थी, या? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, there was a person who used to work with the Rajshris, गोविंद मुनीश जी। हाँ। और उनकी बेटी और मेरी सबसे बड़ी बहन वो इन द सेम क्लास। अच्छा। तो स्कूल में उन्हें पता था कि अरे माधुरी ने ऐसे किया, डांस किया, ये किया, एक्टिंग किया, स्पीच देती है, ये करती है, वो करती है। तो समवेयर इन हिज माइंड में भी वो सोच रहे थे, यू नो। और तभी राजश्री अबोध ये फिल्म करना चाहती थी, लेकिन उसके लिए कोई एक इनोसेंट यंग लड़की चाहिए थी उन्हें। और तभी गोविंद जी ने हमें अप्रोच किया और कहा कि क्या आप इंटरेस्टेड होंगे माधुरी के लिए। तो मम्मी डैडी वगैरह सब, नहीं फिल्म्स नहीं, यू नो इट्स ओके। वो पढ़ाई करने वाली है और साइंस कर रही है, अच्छा चल रहा है उसका, नो फिल्म्स एंड ऑल। तो वो बोले नहीं, आप एक बार उनसे मिल लीजिए, आप इन लोगों से मिल लीजिए, क्योंकि फिल्म्स के बारे में बहुत कुछ ख्यालात होते हैं जो नेगेटिव होते हैं लॉट ऑफ टाइम्स। तो हम गए उनके ऑफिस में मिलने, राजश्री वालों के। यस। हम ताराचंद जी से मिले, राज बाबू जी से मिले, और वो ऐसे लग रहा था जैसे हम किसी के घर आए हैं या मंदिर में, और मंदिर में आए हैं, करेक्ट। और इतना प्यार से, इतने ऐसे मतलब साधारण लोग, ऐसे लगता नहीं था फिल्मी लोग हैं जो हमारी कल्पना होती है। और बहुत ही सीधे, बहुत ही अच्छे लोग। और तब ऐसे लगा कि यू नो दीज आर नाइस पीपल और इनके साथ काम करना अच्छा रहेगा। तो मुझे याद है राज बाबू जी ने जैसे ही मुझे देखा, फिर उन्होंने एक बुक निकाली, किताब, हिंदी में थी किताब, और उन्होंने कहा ये पीछे जो लिखा है वो आप रीड करके दिखाइए मुझे। अच्छा। तो मैं थोड़ी नर्वस हो गई कि क्यों रीड करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैंने पढ़ लिया, वो हिंदी में था। बोले अच्छा ठीक है।
मैंने बोला आपने क्यों कहा था टू रीड? नहीं, क्योंकि बहुत से महाराष्ट्रियंस को मराठी एक्सेंट होता है जब वो हिंदी में बात करते हैं, राइट। तो आपको वो एक्सेंट नहीं है, यही देखना चाहता था मैं। ओह, दैट वाज योर स्क्रीन टेस्ट। सो मेरी पहली मीटिंग वाज एक परीक्षा थी। अच्छा। जहाँ और उसके बाद ऑफ कोर्स दे डिड अ स्क्रीन टेस्ट एंड एवरीथिंग प्रॉपर कैमरा के सामने, दे ड्रेस्ड मी अप, लंबी लंबी चोटी, वेग्स, और एक रूम में कैमरा रख दिया और बोले आप डांस करते हैं, आप सीखे हुए हैं? मैंने कहा हाँ मैं सीखी हुई हूँ। तो बोले अच्छा हम गाना बजाते थे, आप डांस कर दो। तो आपके मन में जो आया आपने कर दिया? जो आया मैंने किया। ऑफ कोर्स मेरा भाई था और बाद में इतना ही टू रैग मी अबाउट इट। He was with अच्छा you? ऐसा किया, चोटी ऐसे हिलाई और इतना चढ़ाते थे बाद में मुझे, आई यूज्ड टू रन अवे। बट मैं अब भी सोचती हूँ इतने बिंदास मैंने कैसे कर लिया। ऐसा नहीं था कि 10 साल से सोच रही हूँ मुझे एक्ट्रेस बनना है, एक्ट्रेस बनना है। Correct. आपको लगता था हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो ना नहीं सही। तो नहीं, हाँ ना सही। तो वो बेबाकपना, हाँ वो जो एक फ्रीडम थी फ्रीडम थी कि नहीं रिजेक्ट होगी तो कोई चलेगा। कोई बड़ी बात नहीं। वो पिक्चर नहीं चली नहीं। एंड उसके बाद 3-4 फिल्में आपने की जो नहीं चली। क्या आपको एक सेंस ऑफ फेलियर की भी भावना हुई? ये आपका पहला एनकाउंटर था? When you're used to winning all the time, जी, कि ट्रॉफी हाथ में आ जाती है, आप कुछ भी स्टेज पे करो आपके हाथ में ट्रॉफी है। देयर वाज अ नेशनल, नॉट नेशनल बट इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, और उसमें दैट प्रॉमिस्ड मी इफ आई कि मैं अगर वो ट्रॉफी 3 बार डांस के लिए, कथक के लिए 3 बार से ज्यादा फर्स्ट वो ट्रॉफी मैंने जीती तो मुझे वो ट्रॉफी दे देंगे, व्हिच दे डिडंट डू इन द एंड, दे डिडंट गिव मी द ट्रॉफी। बट आप 3 बार जीत गई थी। यस। तो वो जब आदत होती है तो थोड़ा सा लॉस फील होता है। हाँ। कि इट शुड हैव बट डिडंट रन। लेकिन बिकॉज क्योंकि मेरा लाइफ का गोल नहीं था वो कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, तो इतना बड़ा भी फेलियर नहीं लगा मुझे। लेकिन मुझे शौक हो गया कि कहीं मुझे ऐसे लगा कि ये एक्टिंग बहुत अच्छी चीज़ है एंड आई एंजॉय डूइंग इट। और इवन व्हेन अबोध मतलब डिडंट डू वेल, लेकिन फिर भी द ऑफर्स वर कमिंग फॉर डिफरेंट फिल्म्स। जैसे स्वाति के लिए छोटा रोल था फिल्म में, लेकिन ऑफर वाज देयर। राइट। और अच्छे प्रोड्यूसर थे एलवी प्रसाद जी, और आवारा बाप वाज अ गुड प्रोड्यूसर। मीनाक्षी वाज द लीड इन बोथ द फिल्म्स जी। और मीनाक्षी शेषाद्री थी और जी। आप उसमें सपोर्टिंग एक्ट्रेस थी, उनकी बहन बनी थी एक में। हाँ। और तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं स्टडीज भी करूं, और 10-10 दिन की शूटिंग होती थी, दैट्स इट। तो मैं सोचा इट्स अ नाइस थिंग फॉर मी कि मैं मेरी पढ़ाई भी कर सकती हूँ और छोटे रोल्स भी कर सकती हूँ जहाँ मुझे मजा आता है करने के लिए। सो फॉर मी इट वाज अ फन थिंग अगेन। बट नथिंग चेंज्ड। अबोध के बाद भी ऐसा कुछ चेंज नहीं आया? हाँ, ऐसे बहुत कुछ चेंज नहीं आया कि ओ अभी फेलियर हो गया, या माय फैमिली आल्सो स्टूड बाय मी। किसी ने ये नहीं कहा अरे ये तो बहुत बुरा हो गया, तुमने ट्राई किया लेकिन हुआ नहीं। और दे वर लाइक सो व्हाट, आपके पास हुनर इतने हैं, यू कैन डू सो मेनी थिंग्स, यू हैव ड्रीम्स, आपके सपने हैं कि आपको माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनना है, जेनेटिक्स में रिसर्च करना है, तो यू कैन डू ऑल दैट। आपने वो कंटिन्यू किया? वेल, माइक्रोबायोलॉजी आई डिड फॉर 6 months फॉर BSc। अच्छा। बट आफ्टर दैट ऑफ कोर्स सुभाष जी से मुलाकात हुई और उन्होंने कर्मा के लिए गाना करने के लिए मुझे कहा। यस, ये मुझे कहानी दर्शकों को जरूर सुनानी है जी कि हाउ एक आपकी जो हेयर ड्रेसर थी खातून, जी वो आपकी कुछ फोटोग्राफ्स लेकर सुभाष घई साहब कर्मा की शूटिंग कश्मीर में कर रहे थे जी, और उन्होंने कहा कि ये लड़की बहुत अच्छी है। क्योंकि कि हम लोग वहाँ आवारा बाप की शूटिंग कर रहे थे तभी। आवारा बाप की जी। शूटिंग कर रहे थे मीनाक्षी के साथ, जी, और आप सुभाष जी से मिले वहाँ पे। और सोहनलाल जी जो हमारे डायरेक्टर थे, उन्होंने कुछ ज़्यादा ही प्रेज कर दिया कि बहुत अच्छी लड़की है, नहीं है, बहुत अच्छा एक्टिंग करती है, बहुत अच्छा डांस करती है। सो दैट कॉट हिज माइंड। और उन्होंने कहा आप तुम करोगी? तो मैंने कहा हाँ, मुझे डांस अच्छा लगता है, मैं करूँगी। और वहाँ कश्मीर में फिर सरोज जी से मुलाकात हुई और हमने वो छोटा सा हिस्सा किया डांस का। और तब सुभाष जी ने कहा कि तुम ये छोटे मोटे रोल्स मत करो फिल्म में, डोंट डू दी स्मॉल रोल्स, क्योंकि आई सी कि आप में वो हुनर है, वो टैलेंट है, और मैं चाहूँगा मेरी फिल्म में आपको साइन करने के लिए। एंड ही रीलॉन्च्ड यू, Yes, काइंड ऑफ अ थिंग। yes. मुझे याद है कि वो 6 पेज का आपका एड आया था। हाउ डिड दैट चेंज योर लाइफ द डे द एड केम? वर यू हियर जब वो एड आए थे? जी जी बिल्कुल, आई वॉज वेरी मच हियर। अच्छा। और मुझे याद है वो एड्स आए थे, पहले सिर्फ आंखें, फिर इतना फेस, फिर थोड़ा और फेस, एंड देन द होल फेस, इंट्रोड्यूसिंग द न्यू गर्ल, ये वो। तो फॉर मी, मैं सच बोलूं, मतलब आई एम नॉट लाइंग एट ऑल, प्लीज आप सच ही बोलिए कि मुझे कुछ उसका मतलब आई हैड नो
क्लू कि ये कितनी बड़ी चीज थी फॉर द इंडस्ट्री व्हेन somebody was being launched like that. करेक्ट। I had no idea, I had no clue. मुझे कुछ पता नहीं था तभी। और even though कि मैंने थोड़ी फिल्मों में काम किया था तब तक, even then मुझे ये realization नहीं था कि ये कितनी बड़ी बात थी। आज मैं जब सोचती हूँ कि what it was, तब the full impact I can understand now. लेकिन तभी तो बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसे लगा ओह मेरी तस्वीर आई है, अच्छा सिर्फ आंखें दी हैं, अच्छा you know like that. एंड तेजाब मगर आपने शूट कर ली थी, मतलब साइन कर ली थी? तेजाब हैपेंड क्योंकि बापू गारू जो साउथ के डायरेक्टर थे, उनको कोई लड़की चाहिए थी, बजरंगी करके फिल्म बना रहे थे उसके लिए हमने एक गाना शूट किया था विद अनिल जी एंड मी। अच्छा। और एन चंद्रा ने वो गाना देखा बिकॉज एडिटिंग द सॉन्ग, और जब उन्होंने देखा तो बोले कि मेरी फिल्म के लिए मुझे कोई नई लड़की चाहिए, एंड ही सेड मे बी दिस गर्ल, ये लड़की ठीक रहेगी फिल्म के लिए। और तो उन्होंने अप्रोच किया और मैंने स्टोरी वोरी सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी। बोले ऐसे ऐसे है, दीज आर द कैरेक्टर्स। पूरी तो बनी नहीं थी तभी स्टोरी, लेकिन जो इन अ नटशेल थी कि परफॉर्मर है, ये है, वो है। सो आई थॉट इट वाज वेरी गुड एंड ऑफ कोर्स वो फिल्म मैंने तभी सुना कि आपको मुझे जब तो उन्होंने कहा कि इसमें एक गाना है तो आपने क्या गिनती वाला गाना है, 1 2 3 4 ऐसा बोला था आपने? नहीं, ऐसा नहीं बोला था, लेकिन मुझे थोड़ा फनी सा लगा था गाना कि 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स बोल रहे हैं और ये गाना है, जैसे फिलर्स होते हैं ना, ला 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 ला, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये क्या गाना है, ऐसा गाना है। अच्छा। लेकिन जब वो पिक्चराइज हुआ, जब सरोज जी ने कोरियोग्राफ किया वो गाना, और मैंने पहली बार वो गाना देखा, तो मुझे उसका इम्पैक्ट, माय गॉड, ऐसे लगा कि दिस इज अ रियली गुड सॉन्ग। So Saroj ji did play a very important role because मुझे याद है सरोज जी के expressions are amazing. शी इज सो गुड, शी इज फैंटास्टिक। और मुझे याद है जब ये गाना सुना, सरोज जी ने भी सुना, सुनते ही शी सेड बहुत अच्छा गाना है, सुपर हिट है, बिकॉज उन्होंने इमेजिन भी कर लिया वो गाना कि कैसे होने वाला है। तेजाब के गाने की रिहर्सल आपने कुछ 30 दिन की थी? या क्योंकि मैं कथक सीखी हुई थी, तो मुझे पता था आई कैन डांस वेल, लेकिन कहीं ये फिल्मी जो डांसिंग था मेरे समझ में नहीं आता था। वो लैंग्वेज जो होती है बॉलीवुड डांसिंग की बहुत अलग होती है, क्योंकि देयर इज अ कैमरा इन्वॉल्व। जब कैमरा आता है तो कहते हैं अरे हाथ इतना मत उठाओ, थोड़ा नीचे रखो, फिर वहां मत देखो क्योंकि कैमरा वहां है, तो वहां देख के आप डांस, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। आई यूज्ड टू गेट वेरी कंफ्यूज्ड। तो जब मैंने सरोजी के साथ रिहर्सल्स किए फॉर दिस डांस, धीरे धीरे वो लैंग्वेज समझ में आने लगी कि कैमरा की लैंग्वेज क्या है। और फिर शी टर्न टू मी, इंडियन डांसिंग तो तुमने बहुत कर ली, लेकिन इसके लिए मैं रिहर्सल कराऊंगी। ऑफ कोर्स सरोजी, मैं करूंगी रिहर्सल्स, क्योंकि मुझे भी ऐसे लगता है कि दिस सॉन्ग नीड्स रिहर्सल्स। That was my first day shoot with you on तेजाब। महबूब स्टूडियो में शायद उसकी शूटिंग थी। जी। और वो उस क्राउड में आई प्लेड योर फादर फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे बहुत हेट मेल आती थी, लोग कहते थे कि आप इतनी अच्छी लड़की के इतने बुरे फादर क्यों हैं, कुछ उसमें आप मुझे मारना था शायद 1 2 जगह। करेक्ट, एक चमाट मारा था जोर से। हाँ। सक्सेस ऑफ तेजाब at least changed things for you? Yes, absolutely, क्योंकि तब तक दो आई हैड डन अ फ्यू फिल्म्स एज अ लीड, उत्तर दक्षिण भी की थी, और रामलखन वाज बीइंग मेड एट दैट टाइम, तो रामलखन टुक अ year and a half to make। उसके दौरान भी थोड़ी सी फिल्में आई उत्तर दक्षिण में भी मैं था और रामलखन में भी था, और दोनों में फादर ही बना था। जी। हाँ। You are my constant father actually. करेक्ट। बड़ा कलेजा चाहिए होता था उन दिनों माधुरी के फादर का रोल करने के लिए। और जब तेजाब रिलीज हुई थी, आप हिंदुस्तान में नहीं थी, और आप माधुरी दीक्षित बन के गई थी, और जब वापस आई तो यू वर मोहिनी जी। और स्ट्रीट अर्चिन्स जो थे वो आपकी गाड़ी को बोल रहे थे 1 2 3 वाली लड़की। और हाँ, नहीं, क्या हुआ, मैं अमेरिका में थी, मेरी बहन की शादी हुई वहां पे, और यहाँ द मूवी रिलीज्ड, तो मुझे रिकू जी ने फोन किया, बोले सुपर हिट। तो मैंने बोला ओ वेरी गुड, हिट हो गई फिल्म, तो आई वाज वेरी हैप्पी। लेकिन तब तक किसी ने ऐसे मुझे कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया था ऑन द स्ट्रीट, या ये नहीं कहा था कि ऑटोग्राफ और एनीथिंग, दैट हैड नॉट हैपेंड विद मी। सारी चीजें हो गई थी मगर ये नहीं हुआ था। अरे बाबा रे, कितनी दुख की। तो मुझे याद है कि आई स्टेप्ड आउट ऑफ द एयरपोर्ट, और जैसे मैं वो ट्रॉली लेके मैं चल रही थी,
उतने में 2 छोटे बच्चे आए और वो स्ट्रीट पे होते हैं ना, ऐसे गाड़ी वाड़ी साफ करते थे तभी हाँ, आके हाँ। बोले आप 1 2 3 है ना, 1 2 3। तो मैंने कहा हाँ। बोले ऑटोग्राफ प्लीज। तो मैंने साइन किया और दिया वापस। तो उसके साथ वाले बच्चे को बोलते देख देख मोहिनी M। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम, पहली बार मैंने एक सक्सेस देखा और एंजॉय किया और मुझे बहुत मजा आया कि लोगों ने मुझे पहचाना। What did it mean? आपके लिए क्या चेंज हुआ एज ए पर्सन, दैट सक्सेस? उससे पहले क्या हुआ, मैं थोड़ी फिल्में की मैंने एज अ लीड, बट नथिंग वाज वर्किंग, द फिल्म्स आर नॉट वर्किंग। और कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स कहा जाता है कि नहीं हीरोइन मटेरियल नहीं है, नहीं हो सकता शायद, शी इज टू थिन, शी इज टू दिस, शी इज टू दैट। इतने सारे कमेंट्स आपको मिलते हैं विच आर वेरी नेगेटिव, तो बहुत सारी नेगेटिविटी हो जाती है अराउंड यू। और व्हेन तेजाब वर्कड, वो सब कुछ पॉजिटिव हो गया फिर। सेम मतलब चीजें। शी इज सो स्लिम, हाँ? शी इज सो थिन, ऐसे होता था, शी इज सो स्लिम। और ओह शी डांस सो वेल। राइट। और काम अच्छा किया, जो सीन्स थे फादर और डॉटर के, ऐसे सीन्स कभी हिंदी फिल्मों में आए नहीं थे। करेक्ट। बिकॉज दे वेरी पावरफुल, दे वेरी रॉ। राइट। मतलब उनका इमोशंस, क्योंकि आज तक डैडी नहीं ऐसे होता था, लेकिन ये मतलब फाइट्स और मेजर, हाँ, रियलिस्टिक लेवल पर थी। रियलिस्टिक लेवल। How did you, from a girl who was relaxing, who was doing कथक etc., how रोज सुबह उठकर काम पे जाना उतनी शिद्दत से और फिर रोज खूबसूरत लगना, हमारा क्या मतलब, मेरा क्या, मेरे को तो बाल धोए, थोड़ा सा पीछे को किए और You have no problems. I have no problems, but आपके लिए मतलब आपको कभी बैड हेयर डे नहीं हो सकता? नहीं बिल्कुल Like भी we नहीं। can have bad hair days. Absolutely. आज तो मतलब मैंने खासकर आपके लिए थोड़ा स्टाइल चेंज किया है, थोड़े ऊंचे रखे हैं। रोज क्या सोच के उठते थे कि अब तो मैं सक्सेसफुल हो चुकी हूँ, अब तो फिल्में भी कर रही हूँ, 3 शिफ्टें कर रही हूँ? ये सब बहुत कठिन नहीं लगता था मुझे, क्योंकि इज द लव ऑफ आर्ट, राइट? हाँ। मुझे जो मैं कर रही थी वो मुझे बहुत पसंद आता था, मुझे मज़ा आ रहा था कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ, मैं कैमरा के सामने हूँ, मैं इमोट करती हूँ, मैं डांस करती हूँ, मैं ये सब करती हूँ। तो मेरा शौक था वो, इट्स माई शौक। और जब आपका शौक आपका प्रोफेशन हो जाता है तो आप काम नहीं कर रहे, यू आर डूइंग समथिंग यू एंजॉय डूइंग, That's यू so नो। true. या एंड माई फैमिली वाज सो सपोर्टिव ऑल द टाइम। And so supportive मेरी and जो so परिवार warm. वेरी वार्म, बहुत सपोर्टिव, और कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं कुछ अलग कर रही हूँ दुनिया में, या मैं कुछ और हो गई, मतलब स्टार हो गई तो कुछ और ही हो गया। अब बेटी को कैसे कुछ कहे, मेरी मम्मी आज भी शी कैन टेल मी, वो तुम्हारी रूम ठीक नहीं है, जाके ठीक करो, वो सब कपड़े बाहर पड़े हैं, पुट देम इन द यू नो कबर्ड और ठीक करो। तो दे नेवर ट्रीटेड मी, कभी ऐसे मुझे महसूस नहीं होने दिया मैं कुछ स्टार बन गई। घर पे मैं नॉर्मली रहती थी। Right. आई वॉज देयर डॉटर, उनकी बेटी थी पहले, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, देन एवरीथिंग एल्स, यू नो। मेरे डैडी जो थे मेरे बिगेस्ट क्रिटिक थे कि वो सीन और अच्छा हो सकता था, यू नो। तो डिस्कस करते थे। Which was your father's favorite film of yours? ऑफ कोर्स हम आपके हैं कौन, ही लव्ड दैट फिल्म। और मैंने सुना कि आपको हम आपके हैं कौन में सलमान खान से ज्यादा पैसे मिले थे। पर अगर ये बात चली है तो चलने दो। माधुरी एम्बैरस होती हैं, इतनी तारीफ क्यों हो रही है? Exactly. समझ नहीं आता कैसे रिएक्ट करूं। नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है हेलो मैं यहाँ हूँ। You know? मैंने सुना कि, मतलब सुना क्या, मैंने काफी रिसोर्सफुल सोर्सेज से सुना कि हम आपके हैं कौन की जो साड़ी जिसमें आपने दीदी तेरा देवर दीवाना गाया था, उसमें काफी लोग सोचते हैं कि असली हीरे जड़े हुए थे। ये पता है, ये आपको कैसे पता चली ये रूमर? मैं भी मतलब ये रूमर मतलब मैं अपने ऐसे भी बाल नहीं खुले कि नहीं रखता, हम- लेकिन कान खुले रखता हूँ। नहीं, द फनी थिंग इज कि ये जो रूमर है, ये हम आपके हैं कौन रिलीज हुई, हिट हो गई, बहुत चली, उसके कुछ 5-6 साल बाद ये रूमर किसी ने फ्लोट की कि उसमें जो साड़ी पहनी है उसके जो डायमंड्स थे वो रियल थे, और बिल्कुल फॉल्स है ये न्यूज। इनफैक्ट यू मेड दैट कलर वेरी पॉपुलर आफ्टर दैट। पता है, मैं इतने शादियों में गई हूँ और हर शादी में एटलीस्ट 2 लोग होते हैं जो पर्पल साड़ी पहने होते हैं। वो साड़ी और जो लहंगा था जो व्हाइट और ग्रीन, वो बहुत दिखाई देती, छोटी छोटी बच्चियां पहन के आती है और इतनी क्यूट लगती है वो। हम आपके हैं कौन ने हिंदुस्तान में शादियां कैसे होनी चाहिए वो पूरा
या जब पहले लोगों ने देखी हम आपके हैं कौन, तो बहुत लोगों ने डिसमिस कर दी थी फिल्म को, कह रहे ऐसा लगता है शादी की वीडियो देख रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक वो दौर ऐसा चला कि जहाँ एक जॉइंट फैमिली का जो प्लेजर होता है, कैसे सेलिब्रेट करते हैं शादियाँ, जो एक माहौल बनता है, जो एक क्लोजनेस बनती है विद इन रिलेटिव्स, तो वो पहली बार बहुत दिनों बाद देखने मिला ऑन द स्क्रीन। करेक्ट। और दैट्स व्हाट ग्रैब पीपल्स अटेंशन। इस दौरान बाकी फिल्में भी चल रही थी, बीच बीच में कुछ लोगों ने बोला कि अब आप एक ही किस्म की फिल्म करती हैं, देन यू गिव देम ए टाइट वन बाय डूइंग मृत्युदंड ऑन वन साइड एंड सम अदर फिल्म ऑन द अदर साइड। दिल तो पागल है। दिल तो पागल है, यस। वाज इट आउट ऑफ टू प्रूव योर पॉइंट और टू टीच देम अ लेसन? नहीं, मैंने कभी किसी को लेसन वेसन सिखाने के इसमें नहीं, आई एम नॉट इन दैट काइंड ऑफ। तकलीफ तो होती है, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। क्योंकि क्या है कि आप कुछ भी करो क्रिटिसाइज करेंगे ही लोग, आधे लोग क्रिटिसाइज करेंगे, आधे लोग प्रेज करेंगे, तो आप वो क्रिटिसिज्म किस हद तक दिल में लगा लेते हैं या वो प्रेज किस हद तक दिल में बिठा लेते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। जो मेरा जन्म था वाज फ्रॉम कमर्शियल फिल्म्स, राइट? ऑफ कोर्स। क्योंकि तभी कमर्शियल फिल्म एक्ट्रेस आर्टिस्टिक फिल्म नहीं करती थी और नहीं करना चाहिए, या बहुत कुछ ऐसे, बहुत सारी ऐसे यू नो क्लीशेज थी तभी। And I didn't want to be part of the cliches. The funny thing was, रिकू जी को मनमोहन शेट्टी जी ने पूछा, बोले माधुरी सच में करी ये फिल्म? They couldn't believe it. क्योंकि वो आर्ट सिनेमा अलग, कमर्शियल। information is Madhuri ji was manager of Madhuri ji at that time. Yes. लेकिन मुझे कहानी बहुत पसंद आई, जो मृत्युदंड की, और प्रकाश झा एज ए डायरेक्टर, तो उन्होंने जब नरेशन दिया तो मुझे वाकई बहुत अच्छी लगी, और मुझे लगा कि एक विमेन पावर के बारे में, यू नो, एम्पावरिंग विमेन, ऐसी वो फिल्म थी। और मुझे बहुत इंटरेस्ट आया उसमें, और मैंने हाँ की। इट वाज नॉट टू टीच एनीबॉडी अ लेसन, But according to me, आई लव्ड इट। you loved it. How do you deal with criticism? अगेन माय पेरेंट्स, माय फैमिली, वो मेरे फॉल बैक होते थे हमेशा। इफ आई वाज एवर डिप्रेस्ड कि हाय ये लिखा गया है, ओ माय गॉड, ऐसे, तो मम्मी मुझे बोलती थी, क्यों, व्हाई यू फीलिंग दैट वे? कभी कभी अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ, हाउ यू डील विद देम, और आप कैसे उसे सुलझाते हैं या उसे कैसे फेस करते हैं, दैट इज योर कैरेक्टर। और अगर आप चाहते हैं कि तुम्हारा कैरेक्टर स्ट्रांग हो, तो यू हैव टू फेस इट स्ट्रांगली, स्क्वायरली। तुम अपना काम करो, प्रूव कि यू कैन डू अ गुड जॉब, बाकी सब फॉलोज। And the person who relaunched you, Subhash Ghai, what was special about Subhash ji? वेल ही इज़ अ वंडरफुल टीचर, क्योंकि उनसे मैंने सीखा एक्चुअली, जैसे मैंने कहा, कैमरा के सामने कैसे पेश आते हैं, यू डोंट नो, यू नो, जब आप रॉ होते हैं तो वो कैमरा है, तो मैं ऐसे ही कुछ बक दूं तो ठीक भी नहीं लगेगा, यू नो। तो हर फ्रेम में, चाहे घूंघट है, वो तो पूरा करके दिखाते थे। हाँ, वो करके दिखाते थे कि ऐसे कैसे फेस करना है, कि एक बार दोबारा करके दिखाओ। हाँ, ऐसे लेके, Oh my God. ऐसे थोड़े से लुक्स ये हो, यू नो, वो बहुत कुछ सीखने मिला उनसे। एंड ही हैज, उन्हें इतना अच्छा म्यूजिक सेंस है, क्योंकि हर फिल्म में द म्यूजिक इज ट्रेमेंडस, और जो लार्जर देन लाइफ काइंड ऑफ जो उनके फिल्म्स होते हैं, आई थिंक दोज आर द बेस्ट। And at the peak of your career, you decided to get married. वो डिसीजन कैसे लिया आपने अचानक? क्योंकि इट केम, बहुत सारे लोगों को झटका तो लगा ही लगा, बहुत सारे लोगों को बेहोशी का भी झटका लगा, मगर द हार्ट थ्रॉब ऑफ द नेशन डिसाइड करती हैं कि मैं शादी कर लेती हूँ। जब मैंने डिसीजन लिया तो ये मेरे ध्यान में कभी नहीं आया, मैं द टॉप ऑफ माय गेम, तो अगर मैं शादी कर लूंगी तो क्या होगा, ये होगा या वो होगा। देयर वाज नथिंग, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। क्योंकि मैंने मेरी जिंदगी में मैंने डिसाइड किया था, जब भी मैं ऐसे इंसान से मिलूंगी जो मुझे लगेगा कि दिस इज माई लाइफ पार्टनर, आई वोंट थिंक ट्वाइस अबाउट इट। और वही हुआ, जब आई मेट राम, तो मुझे ऐसा लगा कि दिस इज द मैन आई वांट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विद, इनके साथ ही जिंदगी बितानी है। तो कहाँ मिली आप उनको? मैं एलए में। एलए में मिली? ऐसे किसी नहीं, मेरे भाई ने बहुत स्नीकीली उनकी फैमिली को बुलाया हुआ था, क्योंकि बहुत बार होता है ना कि पार्टीज रखते हैं घर में, सिबलिंग्स होते हैं जो भाई बहन ये सब, तो फिर लोगों को बुलाते हैं, उसके बाद पूछते हैं ऐसे नच करके, वो कैसा लगा, वो कैसा लगा, एंड आई सेड आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि पार्टी हुई
और उसके बाद मुझे पता था अभी कहीं ना कहीं से न जाने वाला है कि वो कैसे लगा। हाँ। लेकिन एक अच्छा लगा था तो। अच्छा। क्या अच्छा लगा था आपको राम में? बहुत सारे फैक्ट्स दैट, एक तो उन्हें बिल्कुल कोई अंदाज नहीं था कि मैं कौन हूँ। मुझे जब मैंने ये न्यूज पढ़ी थी मुझे ये- बड़ा गुस्सा आया था। मैंने कहा ऐसा कौन सा हिंदुस्तानी है यार जो अब अमेरिका में बहुत बैठे है, बोलता है। और स्पेशली महाराष्ट्रियंस मैंने देखा है, मिडिल क्लास फैमिली, अभी बहुत चेंज हुआ है, लेकिन तभी दे वर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन मूवीज। तो उनका क्या ध्यान होता था कि पढ़ाई करनी है, उनके बच्चे स्टूडियस होने चाहिए, ठीक से स्कूल करना चाहिए, कॉलेज में या तो डॉक्टर, लॉयर या ये बनना चाहिए, और यही होता था उनका। तो ही वॉज सो बिजी थ्रू कॉलेज। जब बचपन में उनके ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर सब यहीं हुआ करते थे दादर में, तो ही यूज्ड टू विजिट। लेकिन उसके बाद ऑफ कोर्स जब कॉलेज ये वो शुरू हो जाता है तो ही कुडंट कम हियर एज ऑफन। तो इसलिए ही रियली डिडंट नो। तो उन्होंने आपसे वाकई पूछा कि आप क्या करती हैं? या तो अच्छा, और आपने क्या जवाब दिया? आई वर्क इन द मूवीज। ओ, ऐसे था। अच्छा। तो कुछ पता नहीं था। जब मिले और देन ही वेंट बैक और उन्होंने रिसर्च किया कि है कौन, हाँ। तब पता चला कि शी इज़ एन एक्ट्रेस फ्रॉम इंडिया। लेकिन दैट वाज वेरी रिफ्रेशिंग, क्योंकि ही गॉट टू नो मी एज अ पर्सन फर्स्ट, कि मैं कैसी इंसान हूँ। कोई प्री कंसीव नोशंस नहीं थे कि माधुरी दीक्षित है तो वो ऐसे साड़ी पहन के कुछ स्टेप करते हुए बाहर आएगी, या इतना मेकअप वेकअप लगा होगा, पता नहीं कैसे ड्रेस्ड होगी, और पता नहीं परी होगी या क्या होगी, या हे फिल्म में तो ठीक है, ऐसे क्यों लगती है ये रियल लाइफ में, ऐसे कोई, देयर वाज नो नथिंग लाइक दैट, इट वाज लाइक अ एक आदमी दूसरे आदमी से मिल रहा है ऐसे, वेरी कैजुअल। एंड देन यू आल्सो डिसाइडेड दैट आप हिंदुस्तान फिल्में तो छोड़ेंगी, आप ये देश छोड़ के भी आप बाहर ही सेटल हो जाएंगी। आई वाज गोइंग टू सेटल देयर। बट आपको विड्रॉल सिम्टम्स नहीं हुए एज एन एक्ट्रेस जिसने काफी काम किया है? एंड अनुपम जी, इट्स वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि लाइफ में हर एक के गोल्स होते हैं, राइट? हर एक दिन जब मैं उठती थी सुबह, वेदर इट वाज माय किड्स, आज कुछ करना है, आज क्या शॉपिंग करनी है, तो एवरीथिंग आई डिड वाज आउट ऑफ लव, आउट ऑफ द फैक्ट दैट मैं करना चाहती हूँ ये, आई वांटेड टू हैव अ नाइस फैमिली, आई वांटेड टू हैव किड्स। और कभी उसके लिए मैं कुछ और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। आई कैन नॉट से अगर मैं ये करूँ तो मैं प्रोफेशन मेरा नहीं, या मैं फिल्में नहीं कर पाऊंगी, ऐसा कुछ मुझे लगा ही नहीं तभी। तो ये सब मेरे लिए एक ड्रीम ही था, मेरे लिए जो आई वाज लिविंग, इट वाज पार्ट ऑफ एक हिस्सा, मेरे ड्रीम का एक हिस्सा, इन रियलिटी थी। तो आप अपनी जिंदगी जीने लगी सडनली? जीने लगी, यस। और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो एज अ स्टार आप कर नहीं सकते हैं, वो सब कुछ करने मिला मुझे वहाँ। मैं शॉपिंग भी जाती थी, ग्रोसरी शॉपिंग, चाहे सब्जी खरीदनी हो, या everything was like so wonderful for me. I love doing that. और अगर मैंने टाइम भी अवे किया फ्रॉम फिल्म्स, कि मैं बच्चों के साथ वो टाइम स्पेंड कर सकूं, आई वांट देम टू बी क्लोज। जो सब वैल्यूज मुझे मिले हैं मेरे माँ बाप से, वो मैं उनको देना चाहती हूँ। सो ऑल दैट, इट वाज मेरे लिए एक बहुत ही गोल्डन पीरियड है। एंड यू हैव टू लवली चिल्ड्रन, यस, आर्यन एंड रायन। यस। आपकी फिल्में देख के उनका क्या रिएक्शन होता है जब पुरानी फिल्में देखते हैं? डोंट इवन आस्क। प्लीज नो। बताओ ना, टमाटर वमाटर। नहीं, एक बार कोयला पिक्चर आ रही थी टीवी पे, हाँ। तो मेरे बेटे ने वो देख लिया, भांग के नशे में वो जो गाना था, हाँ। हो गए हम बम चिकी बम, बोले बम चिकी, तो उसने देखा होगा वो गाना। तो मैं जब घर गई तो उसके कंप्यूटर पे एक नोट थी जिसके ऊपर मॉम लिखा हुआ था। तो मैंने उठाया नोट, मेरे लिए नोट, सो डियर मॉम, व्हाई आर यू एक्टिंग सो फनी इन कोयला? ओह गॉड। तुम कह सकते मम्मी ऐसा क्यों कर रही है स्क्रीन पे, कुछ फेसेस बना रही है, कुछ ऐसा कहा, तो दे फील, आई डोंट नो, दे हैव। आप चाहेंगी कि उनमें से कोई एक्टर बने? मैं चाहूंगी कि वो जो कुछ भी करे लाइफ में, इसलिए करे क्योंकि वो करना चाहते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपको लगाव है जिस चीज से और वो चीज आप करेंगे, तो यू विल डू इट टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज। और जो कुछ भी वो करें, दे विल ऑलवेज ट्राई कि वो द बेस्ट करें। माधुरी, नाउ यू आर एट ए स्टेज जहां यू आर हैप्पी, टचवुड, जिंदगी के पर्सनल लाइफ को लेकर आप काम भी कर रही हैं जो आपको करना है जी। अब क्या करना चाह रही हैं आप?
वेल अभी एक इनिशिएटिव मैंने किया है जहां मैंने एक ऑनलाइन डांस एकेडमी बनाई है मेरी, dancewithmadhuri.com. dancewithmadhuri.com. यस. अच्छा. और वहाँ पे जैसे किसी को डांस सीखना है तो जो एक्सेसिबिलिटी होती है और अपॉर्चुनिटी होती है वो नहीं मिलती. आप जो आसपास होते हैं टीचर्स उनसे आप सीख लेते हैं, लेकिन शायद वो बेस्ट ना हो, शायद आपको कुछ और अच्छा सीखना है. तो ये जो एक्सेसिबिलिटी है वो मैंने दूर की है, क्योंकि बेस्ट जो टीचर्स हैं उनको लेकर आई हूँ मैं. जैसे महाराज जी हैं, बिरजू महाराज जी, वो अच्छा. सिखा रहे हैं कथक. रेमो वाह. डिसूजा इज टीचिंग, टेरेंस लुइस इज टीचिंग ऑन दिस. ये सब सरोज खान इज टीचिंग ऑन इट. तो सबको एक छाते के नीचे लाया है मैंने, क्या बात. ताकि लोगों को अच्छे लोगों से सीखने का मौका मिले. और इसे हम लोगों ने बहुत ही डेमोक्रेटिक वे ऑफ टीचिंग है, जहाँ गेमिफाई किया है उसको. सो यू गेट पॉइंट्स और आपको बैजेस मिलते हैं, स्टैमिना पॉइंट्स मिलते हैं. और एट अ पॉइंट आप एक हद तक पहुंचेंगे तो सर्टिफिकेशन मिलेगा, यू नो, कि आप डांस विद माधुरी से सीखे हैं. किसका आइडिया है ये मेरे हस्बैंड का आइडिया है, क्योंकि मेरा आइडिया था कि कल्चर एज वी नो इज डाइंग टुडे. धीरे धीरे हमारे क्लासिकल डांसेस ये वो सब पीछे होते जा रहे हैं. तो मुझे ऐसे लगा कि कैसे कैसे हाउ विल वी टेक दिस डांस, जो जॉय मुझे मिलता है. लोग मुझे पूछते हैं आप इतने फिट क्यों हैं, व्हाई डू यू लुक सो गुड. तो आई फील कि इट्स द डांसिंग, क्योंकि डांस एक एक्सरसाइज भी है, डांस एक होलिस्टिक काइंड ऑफ फीलिंग भी है. करेक्ट. और उसकी वजह से आई थिंक इट हेल्प्स यू अ लॉट. तो ये जो आर्ट फॉर्म है कैसे लेके जाऊँ हर घर में, तो इस आइडिया से वो जर्म शुरू हुआ और हमने ये एकेडमी बनाई. और फ्री है, तो आप जब चाहे जहाँ चाहे. मैं भी एनरोल कर सकता हूँ? प्लीज. पक्का एनरोल करूंगा. बिकॉज़ आज मैं आपको एक स्टेप सिखा के जाऊंगी जाने से पहले. How wonderful. यूजुअली जब आप शोज पे जाते हैं तो इट्स usually the host that says, but I have a surprise for you. I bought something for you from Dance with Madhuri, if you allow me to get it. Of course, I'll be delighted. Please, I am Mohammed. अरे क्या बात. So this is from Dance with Madhuri. वाह. और ये हमारे टी-शर्ट्स are going to be soon online. क्या बात. जी बिल्कुल. ये आपके नीला दिखा दीजिए. हाँ. ओके. अब सिर्फ आपको ये मूव करना है और आपकी कमर मूव करनी है उसके साथ साथ. ये ओह, that's fantastic. ये हुआ चने के खेत में, इतना इजी है. वाह, मैं चढ़ गया चने के खेत में. फैंटास्टिक. चलिए, तो वक्त आ गया है स्टूडियो ऑडियंस में से किसी की जिंदगी का कुछ भी हो सकता है मोमेंट बनाने का. माधुरी, मैं इस बोल में हमारी ऑडियंस में से सबके नाम लिखे हुए हैं. तो आपको एक नाम निकालना है जी. और he or she will come here and will get a chance to be with you. Oh, okay. Riya. Riya. रिया जी, ये तो माधुरी बन के आई हैं. आइए, तशरीफ रखिए, बैठिए. Hello, nice to meet you. Nice to meet you. Hi. Very cool. बैठिए. रिया, what are your favorite songs of Madhuri? 1 2 3 केसारा सारा. दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट. मतलब मैं इतना ट्राई करती हूँ पर मैं नहीं कर पाती वो स्टेप्स. एंड घाघरा अभी मेरा सबसे फेवरेट है, तो इसलिए फिर मैं घाघरा ही पहन के आई आज. So are you prepared to do a song number? यस, आई वुड लव टू. चलिए, let's see you performing. मैं इनसे अच्छा नहीं कर सकती, बट मैं कोई ट्राई बात नहीं. करूंगी. कोई बात नहीं. Which song would you like to have? घाघरा. घाघरा है तो घाघरा होगा ना. क्या बात है. तो ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है. बिल्कुल, ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है मेरी लाइफ में. या हाँ जी. इसका टेप बना देना. आपकी शादी तो नहीं हुई अभी? नहीं, अभी नहीं. आप अपने ससुराल वालों को भेज सकती हैं कि नहीं, वो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी. अच्छा. मैं किसी भी शादी में जाती हूँ. हाँ. तो मैं स्टेज पे चढ़ जाती हूँ एक बारी. हाँ. और ऐसा नाचती हूँ कि मेरे को घसीट के वापस लेके जाना पड़ता है.
तो देख ही लेंगे मुझे कभी ना कभी नाचते हुए। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, अच्छा, इसमें शी इज लाइक मी, या क्योंकि एक बार हम लोग ट्रेन में जा रहे थे और ट्रेन में बैठे बैठे बोर हो गई मैं, छोटी थी, सडनली उठ के मैं डांस करने लग गई ट्रेन में। तो मम्मी बोलती बैठ बैठ, बिफोर पीपल गिव अस मनी प्लीज सिट डाउन, मत डांस करो, मत एम्बैरेस करो। तो वैसे है। अब माधुरी की कुछ पसंदीदा चीजें हम आपको देते हैं, इनकी तरफ से आपको गिफ्ट देते हैं। आइए। वाह, ये ओह, जेफरी आर्चर मेरे फेवरेट ऑथर हैं। नट सम्राट, वेरी गुड। और ये पूरा आपके लिए। Congratulations. Wonderful. This is for you. Perfect. Thank you. All the best. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। वाह। माधुरी, मैंने आपके साथ इतना समय आई थिंक बहुत सालों बाद गुजारा, और एक बात मैं बिल्कुल डंके की चोट पर कह सकता हूं कि आप में जरा भी अहम नहीं है, जरा भी आप में इस तरह की भावना नहीं है कि अब मैं माधुरी दीक्षित हूं, आई थिंक। और वो आपकी सफलता का राज हमेशा बरकरार रहेगा। एंड थैंक यू फॉर बीइंग द वे यू आर ऑल योर लाइफ। थैंक यू। हमने अपने कुछ जज्बात अपने इस कागज के टुकड़े पर लिखे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके घर में कोई ना कोई एक ऐसी जगह जरूर होगी जहां पर आप इसको लगाएंगी। जी बिल्कुल। आइए। हिंदुस्तानी सिनेमा जगत के गौरव व वैभव का प्रतिबिंब माधुरी दीक्षित ने आपको हमारा नमस्कार। आप एक विशेष कलाकार हैं जिसकी योग्यता अद्वितीय है। आपकी निष्ठा और दृढ़ता समाज के लिए एक प्रेरणा है। आप नारी शक्ति की आजाद सोच का एक अहम हिस्सा हैं। आपका हंसमुख गुण आपके भीतर की अच्छाई दर्शाता है। आप सदैव खुश रहें और हमें खुशी प्रदान करते रहें, यही हमारी आशा है। अनुपम खेर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों, इसके साथ आज का एपिसोड समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि माधुरी की कामयाब कहानी की अद्भुत दास्तां सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे मेरे एक नए मित्र के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और याद रखिए कि जो इंसान अपना साहस और आत्मविश्वास नहीं खोता वो कभी नाकामयाब नहीं होता। तो बढ़ते रहिए, क्योंकि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, अगर एक मोटर गराज का मैकेनिक अपने कड़े परिश्रम से बिलियनर रोमन अब्रामोविच बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। अगर अपने दिमाग की काबिलियत से लैरी पेज और सर्गे ब्रिन गूगल की रचना कर इस दुनिया की सरहदें मिटा सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। और अगर एक टूटे बिखरे परिवार में अपना बचपन व्यतीत करने के बाद पब्लिक सर्विस को अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर बिल क्लिंटन अमेरिका के प्रेसिडेंट बन सकते हैं तो इस दुनिया में खुशी खरीदी नहीं जाती, उसे कमाना पड़ता है। इसी सोच के साथ वेलकम टू द अनुपम खेर शो। कुछ भी हो सकता है। आज जो मेरे दोस्त यहां आए हैं वो एक गॉड गिफ्टेड कलाकार हैं। उनके अभिनय का अपना ही एक अंदाज है। रंगमंच उनके जीवन का एक अहम हिस्सा है जिसकी शिद्दत उनकी अदाकारी में झलकती है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक। प्लीज वेलकम द मल्टीफेसेटेड, द टैलेंटेड परेश रावल। वाह, आपकी इंट्रोडक्शन में मैं मेंबर पार्लियामेंट बोलना भूल गया, बट ये इंटरव्यू तो एक कलाकार का है। बिल्कुल। आपको पता है आपने और मैंने 27 फिल्में साथ की हैं। नॉट मोर देन दैट। अच्छा, आई थिंक सो। या क्योंकि आपने काफी फिल्में हमने ऐसी की है जो हम भूल जाना चाहते हैं। हम शुरुआत आपके बचपन से करेंगे। मैंने सुना है कि यू वर अ वेरी नॉटी चाइल्ड। आई वॉज। अच्छा, किस किस्म का नॉटीपना? अब क्लास के अंदर कोई लड़की बैठने जा रही है और लड़की ने कुछ अनाप शनाप बोल दिया या हमारी तरफ मीठी नजर से देखा नहीं है तो बैठने गई तो नीचे टमाटर रख देते तो उसके सब।
जब किसी को भी कोई भी मदद की जरूरत पड़ती थी, अगर लड़ाई झगड़ा करना है तो भी मैं हाजिर था। अच्छा। अगर कुछ किसी को एंटरटेन करना है हाँ। तो भी रहता था मैं। तो आई वॉज वेरी फ्रेंडली चाइल्ड। कौन कौन आपके परिवार में थे? मेरे परिवार में मेरा छोटा भाई है, मेरी 2 बहनें हैं। और कोई एक्टिंग बैकग्राउंड किसी की नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं था। अच्छा। बिल्कुल नहीं था। And आप में फिर ये कहाँ से? मेरे बगल में पार्ला ईस्ट में देयर इज अ थिएटर, ओपन ग्राउंड था। आज वहाँ पे जहाँ पे नवीन भाई ठक्कर ऑडिटोरियम बना है, हाँ। वहाँ पे ओपन एयर कंपटीशन हुआ करती थी ड्रामा। परिवार का आदमी है, पड़ोस में रहता है, फिर क्यों ऐसे, इसलिए नवीन भाई के पास लेके गए। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि क्या करते, मैंने बगल में रहते हो, क्या है, मैंने मुझे शौक है तो मैं देखने आया हूँ। तो बोला कल से टाइम पे आ जाना, तेरे को टिकट लेने की जरूरत नहीं। जस्ट सॉ टू इट कि आई एम इंटरेस्टेड एंड देन ही हेल्प मी अ लॉट। अच्छा। या तो आपने वो प्लेस देखे उस समय, डिड दैट मीन एनीथिंग टू यू? मुझे ये समझ में आता था कि मुझे आगे चलकर यही करना है। अच्छा। 1970 से तो मैं प्रोफेशनल थिएटर करने लगा था। वाह। आई वाज हार्डली लाइक 14 और 15 ईयर ओल्ड। किस चीज का मजा आता था? अंदरूनी क्या सुकून मिलता था? अंदरूनी मुझे ये सुकून मिलता था कि 3 घंटे के लिए ये एरिया मेरा है, मैं इसका राजा हूँ। न मेरी माँ टोकेगी, न मेरा बाप टोकेगा, न मेरा प्रिंसिपल टोकेगा, मुझे कोई टोकेगा नहीं। ये मेरी दुनिया है, इसका मैं राजा हूँ। ये जो फील थी। वाह वाह वाह। तो आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि थिएटर में डायरेक्टर कितनी रिहर्सल करा ले, 20-25 दिन, 45 दिन, उसके बाद जब स्टेज पर जाता है तो एक्टर उसका मालिक होता है, कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। जबकि सिनेमा में आप कुछ भी एक्टिंग कर लो, डायरेक्टर उसको बर्बाद कर सकता है या उसको उभार सकता है। जिन फिल्मों की इन्होंने बात की, जो हमने जिसका नाम नहीं लिया, उसमें हमारा कसूर नहीं था। हमने अच्छी एक्टिंग की थी। जिस दौरान आप ये थिएटर कर रहे थे, who were the people जिनको आप देख कर कहते थे यार मुझे ऐसा बनना है? नसीर भाई। नसीर भाई। आप ये समझिए कि जब मुझे पता चला कि कोई 2 एक्टर आए हैं बम्बई में, ओम पुरी और नसीरुद्दीन शाह, तो सुभाष डंगायत जो है हमारे इप्टा के, तो उनके वहाँ देवर स्टेइंग देयर एज अ पीजी। तो सुभाष ने बताया यार परेश कमाल का एक्टर है, तो मतलब चल जाके देखते हैं। ये दोनों पार्किंग लॉट में खड़े, हम लोग पीछे से छुपके से देख रहे हैं कि क्या है यार, ये लोग कैसे हैं यार, ये कैसे एक्टिंग करते होंगे। वो जो होता है ना, आप ऑब्जर्व करते हो दूर से, ये कौन सा मसाला लगाते हैं ये लोग यार। और फिर मैं आई वाज काइंड ऑफ फॉलोइंग देम। और इस दौरान जब आप थिएटर करते थे, आप भाईदास ऑडिटोरियम आपका अड्डा होता था? आज भी वही। इनफैक्ट जब मैं अमेरिका गया था पहली बार, तो मैं एयरपोर्ट पे उतर के सीधा घर नहीं गया था, वहां पे 2 घंटा मैं रहा था पहले। अच्छा। 2 महीने के बाद। हाँ, मैंने बोला यार इनकी वजह से मैं अमेरिका जा सकता हूँ। करेक्ट। ये सब। देन आई रिमेम्बर कि एक मैंने सारांश खत्म की थी अभी हाल ही में, और राहुल रवेल अर्जुन फिल्म बना रहे थे। और एक दिन करीम मुरानी जो हमारे दोस्त हैं, वो राहुल के पास बैठा था, और मैं अपने आप को समझता था कि मतलब मैं तो सारांश वाला एक्टर हूँ। बिल्कुल। तो वो आके बोला क्या यार ये एक्टर कमाल है। तो मैं थोड़ी देर सोचता रहा मेरे बारे में बात कर रहा है। मैंने कहा अच्छा। मैं जानबूझ के इधर उधर देखने लगा। कहता मगर अरे नहीं राहुल, तुझे मिलना पड़ेगा उससे यार। तो मैंने कहा पागल आदमी है, मैं इसके सामने बैठा हूँ, क्यों नहीं कह रहा मिलना पड़ेगा। कहता नहीं, ही इज अ फैंटास्टिक स्टेज एक्टर, उसका नाम परेश रावल है। मैंने कहा ये तो तब मैंने आपकी तारीफ आपके आने से पहले सुन ली थी, और हम राजकमल स्टूडियो में आप पहली बार आए थे। या बिल्कुल। और अर्जुन में उस वो रोल करने। बट मैंने सारांश देखने के बाद में मैंने आपको लिंकिंग रोड पे देखा था। और कुछ हद तक मैं आपके पीछे बिकॉज़ आई वांटेड टू ऑब्जर्व कि ये बंदा कैसे कर सकता है सारांश को। इट इज सो यंग एंड ऑल दैट। हाय, मेरे लिए कितना अच्छा मोमेंट था वो। काश मुझे पता होता कि परेश रावल मेरे पीछे चल रहा है। मैं और मेरे दोस्त थे थिएटर के। अच्छा। हाँ। तो ये तो आपका प्रोफेशनल लाइफ चल रही थी। और आप हिंदी मीडियम मतलब गुजराती मीडियम स्कूल से थे। गुजराती मीडियम। यहाँ आपकी मुलाकात हुई मिस इंडिया से। ये मुलाकात कैसे हुई? शंभू मित्रा साहब का फेस्टिवल था ड्रामा का, INT की तरफ से, रविंद्र नाट्य मंदिर में 75 में। और मैं और महेंद्र जोशी जा रहे थे, बिकॉज INT में हम लोग काम करते थे, तो हमको पासेस वगैरह मिले। तो देखा तो एक खूबसूरत लड़की खड़ी हुई वहाँ पे, साड़ी वाड़ी पहन के, वो जो INT के सोविनियर दे रही थी। तो मैंने जोशी को बोला, जोशी ये लड़की मेरी वाइफ होगी। वाह। जोशी बोलते तेरे को पता है पागल है कौन है? जहाँ काम करता है वो कंपनी बॉस की बेटी है ये। अच्छा। बच्चू भाई संपट की बेटी, जो प्रोड्यूसर थे INT के। मतलब किसी की भी बेटी हो, किसी की भी बहन हो, ये मेरी वाइफ होगी। तो मुझे लगता है कि ये ऊपर वाले ने बुलवाया होगा, ऐसा मैं समझता हूँ।
देन बट स्वरूप को फिर आपने हाउ डिड यू सॉर्ट ऑफ मेक श्योर कि शी बिकम्स योर नहीं, क्योंकि वाइफ? उसके पहले मैं थोड़ा मेरी जिंदगी में गड़बड़ हो गई, तो मेरे पास वो पेशेंस नहीं थी कि लेट्स नो ईच अदर एंड लेट्स ग्रो टुगेदर, वो सब वो मैंने बोला यार मरते दम तक आदमी एक दूसरे को नहीं जान पहचान सकता है, तो जो बोलना हाँ या ना अभी बोल दो यार। अच्छा और मुझे तो शादी करनी है। अच्छा। हाँ, फिर मैंने एक दिन प्ले देखने के लिए इनवाइट किया। हाँ। तो एक प्ले मैंने किया था, उसमें गाली गलौच थी काफी। तो जितनी भी लड़कियां आईएनटी की आई थी, प्ले खत्म होने के बाद कोई बात करने को तैयार नहीं थी। बट आफ्टर द प्ले शी केम एंड शी टोल्ड मी वेरी नाइस प्ले, वेरी नाइस परफॉर्मेंस, सो रियल, सो बिलीवेबल एटसेट्रा। तो बाद में सांस भर के मैंने बोला मुझे बात करनी है। और क्या मैंने बोला नॉट ओनली आई लव यू बट आई वांट टू गेट मैरिड टू यू। एक ही सांस में बोल दिया। हाँ। व्हाट डिड शी से? व्हाट डिड शी अरे से? अरे अरे मुझे टाइम दो। मैंने टाइम बाइम नहीं, वो टाइम नहीं है। ये वो धीरज नहीं है यार। मैंने वो तो बोला कल शाम तक बताती हूँ। मैंने बोला ठीक है। इस दौरान वो मिस इंडिया बन चुकी थी स्वरूप? तो ये बात मैंने कही थी 76 में। हाँ 77 में 79 में वो मिस इंडिया बनी 5th ऑफ मई। तब तक वो हाँ कर चुकी थी। हाँ, तब तक हाँ कर चुकी थी। When did you get married to her? 87, 12 साल। 12 साल तक आपका। क्योंकि मैंने सोचा था जब तक मैं कुछ करता नहीं, कमाता धमाता नहीं, तो मैं क्या करूंगा शादी करके। क्रेडिट स्वरूप को भी जाता है। गोस टू हर। और उसके बाद वो एक बहुत पॉपुलर सीरियल की हीरोइन थी, ये जो है जिंदगी की। और आप स्ट्रगलिंग एक्टर थे काफी। बिल्कुल बिल्कुल। बट यू वर हैप्पी विद हर सक्सेस? या क्योंकि क्या है कि उसकी खुशी में मेरी खुशी है ना। सीधी बात है। करेक्ट। बड़ा क्लीशे वाला सेंटेंस है ये। सब अच्छे सेंटेंसेस क्लीशे वाले बन जाते हैं। पर ये अच्छा मौका है हमारे आज के दूसरे गेस्ट को आमंत्रित करने का। हमारे दूसरे गेस्ट, इनका फिल्मी सफर अपने आप में बहुत फिल्मी है। जब ज्यादातर लोग जिंदगी के हालात से जूझ रहे होते हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत, या मैं ऐसा कहूं कि जिंदगी की असली शुरुआत की। A man destined to be an actor, please welcome the multi-talented and a wonderful human being, Mr. Baman Irani. बमन खेर साहब, अब मुझे लग रहा है स्टेज भरा भरा लग रहा है। लास्ट सीजन में मैंने नसीर और ओम के साथ एक एपिसोड किया था। मुझे लग रहा था कि मुझसे ज्यादा धनी आदमी कोई नहीं है। बिल्कुल। आज दोबारा मुझे वो फीलिंग हो रही है आप दोनों के साथ बैठकर इस बात की कि मुझसे ज्यादा या हमसे ज्यादा धनी आदमी कोई नहीं है। गुस्ताखी माफ खेर साहब, मेरा लाइन चुरा लिया। क्या? मुझे लग रहा है कि आज मैं सबसे धनी इंसान हूँ। अरे सचमुच आज सुबह जब मैं आया था यहाँ पे, घर से हमेशा मम्मी के आशीर्वाद लेता हूँ मैं। और कहाँ जा रहे हो? बोले इंटरव्यू। ओके, कहाँ पे? मतलब द अनुपम खेर शो। Eyes started sparkling. She was so happy and so proud and said one more thing, Mom, ये शो पे हमारे परेश रावल साहब भी साथ में होंगे. It is probably one of the proudest moments of my career for her. And she blessed me and said, I am so proud of you today. How wonderful. How wonderful. You started talking about your mother. जी. You didn't see your father. My father passed away in the May of 59. And I came December 2nd in the same year. So it was around, yeah. So I never met my father. Yeah. Mom had 3 little girls और फिर मैं आया late. और so it was a difficult childhood. But all the same, जब परिवार में प्यार होता है तो डिफिकल्टी कम हो जाती है। कितना डिफिकल्ट था? मेरे पिता एक दुकान चलाते थे जी, वेफर की दुकान जी, जो हम लोग आलू के वेफर बनाते थे जी। जब ही हैड अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस तो उस वक्त बहुत ज्यादा कर्जा भी था। इट वाज अ डेट ऑफ अबाउट 60,000 रुपीस एट दैट टाइम इन 1959 व्हिच इज अ लॉट ऑफ मनी। यस, बट समहाउ ऊपर से शक्ति मिल जाती है। शी हैड 3 kids, 4 kids टू डील विथ, और दुकान चलाई उन्होंने और एजुकेट किया हमें। फिर आपको उन्होंने क्या पढ़ाया, क्या ट्रेनिंग की आपने? मैंने वेटर्स कोर्स किया था। वेटर्स कोर्स? जी, बिकॉज एकेडमिकली मैं इतना स्ट्रांग नहीं था। लर्निंग डिसेबिलिटीज थे, स्पीच डिफेक्ट था,
लिस्प करते थे? और लिफ्ट भी करता था। अच्छा। मैं ऐसे जुबान निकाल के मैं बात करता था तो लोग हंसते रहते थे, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता था। तो अच्छा। मैंने सोचा कि सबसे बड़ी चुप, मैं कभी भी मुंह नहीं खोलता था क्लास में। So were you slow or you're dyslexic? डिसलेक्सिक तो 100%। उस जमाने में डिसलेक्सिया तो किसी को मालूम नहीं था ये वर्ड का मीनिंग क्या है। उस जमाने में वो टेक्निकल टर्म था उसका, डफर। तू डफर है, क्या करेगा ये? मैं बोला देख लेंगे। No, but tell me one thing, आपने एक्टर बनना तब तय कर लिया था? मम्मी के पेट में था तभी मैंने तय कर लिया कि मैं एक्टिंग करूंगा। मुझे ऐसा लगता था कि आई नो अबाउट फिल्म्स एंड एन इंटरेस्ट इन फिल्म्स फ्रॉम द डे आई वाज बोर्न। और मम्मी मुझे बहुत इनकरेज करती थी। अच्छा। शी यूज्ड टू इनकरेज मी टू सी मूवीज। तो मेरे घर के सामने एग्जैक्टली ऑपोजिट अलेक्जेंडर सिनेमा करके एक थिएटर है जहां पे सब क्लासिक फिल्म्स लगते थे। तो बोला पिक्चर देख क्या? तो बोला कल ही तो देखा। तो कौन सी फिल्म देखी? प्यासा। आज फिर से आके देख के आया। कल आपने पिक्चर की कहानी देख ली, आज गो एंड सी द एक्टिंग। एंड क्लास लेती थी। वेटरनरी ट्रेनिंग करने के बाद आपने एक बहुत बड़े होटल, लार्ज होटल चेन में वेटर की नौकरी की। जी, वहां पे मैं गया, मैनेजर पारसी बाबा जी थे। कौन से डिपार्टमेंट में काम करेगा? मैं बोला फूड एंड बेवरेज। इडियट, पूरा होटल इज अबाउट फूड एंड बेवरेज। अच्छा। कौन से डिपार्टमेंट? बोले फ्रेंच रेस्टोरेंट में काम करो। ओह, यू वांट टू स्टार्ट एट द टॉप? गो डाउन टू द बेसमेंट, स्टार्ट विद रूम सर्विस। अच्छा। तो मैंने रूम सर्विस की 2 साल काम किया। यू यूज्ड टू एक्चुअली ट्रे लेके, फोल्डर लेके, हाँ, साइन। वो मैं बहुत परेशान होता, सिर्फ साइन करते, पैसे नहीं देते ये लोग। सिर्फ साइन करते थे। और पहली बार 5 रुपए का टिप मिला अंदर। मैं इतना खुश हो गया, मैंने फोन किया घर में, मुझे 5 रुपया कमाया आज मैंने। हाँ, आई वाज सो थ्रिल्ड विद माई सेल्फ। इसका क्या होगा? हाँ। 5 रुपया तो कमाया। अरे वाह, वाह, वाह। Good years, hard life. Yeah. I think you have to pay your dues. It's part of the actor's lonely journey. Meeting so many different characters every day. You meet characters every ये day. लोनलीनेस पे बहुत बात होती है। जी। कभी कभी लोग गलत मतलब समझते हैं कि लोग एक्टर जो है वो ब्रूडिंग चाहिए, दाढ़ी बड़ी हुई, लाइटें कम हो। आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट दिस। ये लोनलीनेस क्या है एक्टर की? मुझे समझ में नहीं आता, बिकॉज हमको तो हमारा नाता इंसान से, ह्यूमन रिस्पॉन्सेज जानने के बारे में, वी आर ऑलवेज कॉन्स्टेंटली इन टच विद आदमियों के साथ में, कैरेक्टर के साथ में। लोनलीनेस कहाँ से आती है? ऑफ कोर्स कुछ रोल ऐसे होते हैं जो आप अलग बैठ के प्रिपेयर करते हैं मेंटली, बट उसका नाटक सेट पे आने के बाद नहीं करना चाहिए। नहीं, हाँ, I agree. करेक्ट। हाँ, मैं ऐसे बहुत सारे एक्टर्स को जानता हूँ कि जो सेट पे भी ऐसे ही घूम रहे होते हैं। बहुत लोनली हो जाते हैं सर। बहुत लोनली हो जाते हैं। इतने लोनली होते हैं कि हम भी बात करने को राजी नहीं होते। परेश, आपने कोई और जॉब किए थे कभी? मैं बैंक में कुछ 1-1.5 महीना गया था वैकेशनल जॉब करके, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। अच्छा। मुझे 1-1.5 महीने के लिए जॉब मिला था, 3 दिन के बाद मैं भाग गया था। बट यू वर फाइनेंशियली, आपकी सिचुएशन ठीक थी? मिडिल क्लास, बट घर से मैं पैसा लेता नहीं था, और हमारे वहाँ वो पॉकेट मनी का रिवाज ही नहीं था। अच्छा। बिल्कुल नहीं था। तो मैं जो ड्रामा से जो पैसे आता था उससे चला जाता था, दोस्तों से मांग लेता था। हाँ। फिर स्वरूप भी कमाने लगी थी तो उससे भी ले लेता था। हाँ। तो जब रिटर्न करने के इरादे होते तो आप किसी से भी ले सकते हो। बमन, आपने दुकान चला ली अपनी वेटर की, वो 2 साल आपने काम किया। देन यू वेंट एंड सैट इन योर शॉप। राइट। 10 बाय 4 फीट की थी ये। बहुत छोटी सी दुकान। मम्मी की एक्सीडेंट हुई तो गल्ले पे बैठने के लिए कोई था नहीं, तो मैं आ गया गल्ले पे, और मैंने वहां पे 12-13 साल दुकान पे मैंने काम किया। वहां पे एक भट्टी थी, कढ़ाई, गरम तेल, घी, और ऐसे वेफर पसीने पसीना हो जाते थे। मतलब गर्मी वहां पे कुछ समथिंग एल्स। हम लोग सेट पे जब ग्रम्बल करते हैं बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, मतलब बहुत देख चुके हैं गर्मी। वहां पे पूरा मतलब दिन में 2 शर्ट 3 शर्ट चेंज करने की मतलब टाइम आता था। वेफर बेचते थे। हैंकी भी कलरफुल है। हैंकी भी कलरफुल है। नहीं बताना चाहते? नहीं, इसमें क्या बोरिंग, बहुत ओल्ड फैशन लव स्टोरी। अरे बताओ ना, से इट विद पैशन। पैशन से बोलूं तो पहले तो मेरी फ्यूचर मदर इन लॉ आके देख के गई। अच्छा, देख के इससे ज्यादा पैशन क्या हो सकता है? अच्छा। द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वर्ल्ड। अच्छा, योर मदर इन लॉ। हाँ। अच्छा। उन अक्सर लोग बोलते हैं। हाँ। अरे यार,
फिर मेरी होने वाली बीवी आई। नहीं, बट उनको पहले से पता था कि ये लड़का हमें देखना है, ऐसा नहीं कुछ? नहीं 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 नहीं। ऐसे ही अच्छा, पहले 100 ग्राम वेफर। अच्छा, फिर रोज आती है, कमाल है, और 100 ग्राम ही लेती है। 100 ग्राम लेती है। फिर उनका बाप बोलता कि हर रोज तू वेफर क्यों लेके आती, कल का बाकी है अभी। हाँ, फिर भी आती थी। अच्छा, और गली के नाके पे एक बेचारा बेगर था, तो उसको दे देती। और जब तक हमारी शादी हुई, वो बेगर इतना मोटा हो गया कि पूछो। बस ये होते गया। 6 महीने के बाद फिर वो, मैं डिसलेक्सिक था ना, मतलब स्लो जो बोलते हैं, डफर। ये इस मामले में भी थोड़ा डफर था। फिर मुझे पता चला कि शायद मुझे देखने आ रही। अच्छा। सो हु मेड द फर्स्ट? शी ऑफ कोर्स। अच्छा, क्या बोली आपसे? कुछ नहीं। आज भी इशारे से ही काम चलता हमारा। अच्छा, यू रिमेम्बर योर मैरिज डेट? 18 जैन। 18 जैन। तब तक आपने अच्छा करना शुरू कर दिया था कुछ हाँ, काम? 85 में आई अर्जुन। अर्जुन, हाँ। और हाँ, उसके फिर बाद तो डकैत आपने- आई, नाम आई, तो हाँ, काफी भीड़ की लगनी हाँ, शुरू हो गई फिर थी। वो सब शुरू हो गए थे सब। हाँ। और इस दौरान बमन आपने थिएटर करना शुरू किया? At the age of 35, I started theater. मैं दुकान पे बैठ के I was creative, तो मैं लिखता था, फोटोग्राफी करना शुरू कर दिया था। हाँ। मैंने दुकान पैसे बचाए थे उससे अपने पैसे कैमरा? बचाए थे, वो होटल से टिप्स जो कमाए थे, उसके पैसे से एक कैमरा खरीदा 2750 रुपए में। 50 रुपए में बहुत हम लोग ने फाइटिंग की। 2800 बोल रहे थे। आई रियलाइज्ड आई हैव अ फ्लेयर फॉर फोटोग्राफी, और मैंने फोटोग्राफी शुरू किया। धीरे धीरे संडे पे जाके स्कूल के मैचेस शूट करता था 20-25 रुपए में। मेरे भी निकाले थे आपने। हाँ, देखो बहुत आपने बाद इनके फोटो में। लिए थे? बहुत बात। हाँ, हाँ? जी जी। आई जस्ट वांट टू से समथिंग। हाँ। आई ऑलवेज वांट टू बी एन एक्टर, अच्छा, लेकिन मैंने सोचा इट्स वेरी पाइप ड्रीम जो कहते हैं। अच्छा। You know, the kind of films that I would have liked to be in may not have been made in those days. हाँ। Picture का नाम था सारांश. When I saw that film, I said, if I ever join films, this is the kind of film I'd like to be part of. Yeah. And 86 में I saw a film called Naam. There was a character called Rana, जो रूफटॉप से संजय दत्त को नीचे दिखाता है, ये रास्ता और ये गाड़ी, and that very scary character. I said, who are these gentlemen? And I said, if I get to meet them someday, I'll be a dhani, as we said in the beginning of the show. और फिर मैं फोटोग्राफर बना था। एक दिन मैं आपके ऑफिस में आया था। अच्छा। नोनिका चैटर्जी was handling one department Yeah. for modeling. हाँ। और मैं वहाँ खड़ा था और मैं फोटोग्राफ्स दिखा रहा था, और मिस्टर अनुपम खेर walks out as usual on the phone. I'm sorry. धक्के देके बाहर निकाल दूंगा शो से। This is the moment for me, हाँ? ये moment है, तो मैं जाके बहुत, मतलब you must never waste time. मैं ऐसे खड़ा था, मैं बोला, he looked at me, Mr. Kher, and said, hi, how are you? The moment I took a step and I said, अरे कुछ गिर गया, and I pretended, and I didn't get an opportunity to meet you. अरे, I'm so sorry. Yes, you must be, because you broke my heart, and then that same week, I met Parish Bhai at Colaba Woods में. मैं उनको मिला. It was a happy day. आपको वो दिन नहीं मिला. सर, अगर वो आदमी जो ऐसे ऐसे करके इधर निकल गया और आज मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं, तो कुछ भी हो सकता है ना? Exactly. इट्स सो आयरॉनिकल कि आप हर किस्म के रोल करते थे थिएटर में, मगर सिनेमा में यू वर टेकन एज ए विलन. वर यू अ लिटिल सरप्राइज? आपको थोड़ा हैरानी हुई कि आपको लगा जो मिल रहा है करना चाहिए? हाँ, मुझे लगा था कि यहाँ तो शुरुआत तो हो गई है, हाँ, कोई ना कोई देख लेगा या कोई ना कोई, बट एक सुकून ये था, मेरा थिएटर कंटिन्यूअस था. हाँ. तो वो जो मेरी खुमारी जो थी, जो मेरी ताकत थी, मैंने इधर कुछ भी मिले वहाँ मजे लेने हैं. हाँ. तो वो मैं कंटिन्यू, तो ताकि क्या मैं मेंटली फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ था. तो आई एम रियली थैंकफुल टू थिएटर कि भैया उसने सैनिटी बरकरार रखी. मगर आपको बहुत कमाल के रोल मिल रहे थे, यू नो, डकैत,
फिर जैसा कि उन्होंने कहा नाम, कल सरदार आई थी, सरदार, हाँ, एंड देन हेरा फेरी हैपेंड. हेरा फेरी, yeah. बाबूराव गणपत राव. When I saw that character, I had to be honest to myself. I said, यार ये जिस तरह से परेश ने किया है, मैं नहीं कर सकता था. So that was the most amazing thing. You were also one of the first so-called character actors who elevated the standard of the character actors. And price. And the price. नहीं, बट आपने किया था, सारांश के अंदर किया था आपने, नाना पाटेकर ने किया था, नसीर भाई ने किया था. हमारी मजा ये है कि हम कैरेक्टर एक्टर होते हुए भी हीरो से ज्यादा होते हैं. Of course. दादागिरी है हमारी. वो कहते हैं ना कि जब स्टार की उम्र हो जाती है वो बूढ़ा हो जाता है, हमारी उम्र होती है मैच्योर्ड हो जाते हैं. क्या बात है, क्या बात है. आपने फिर थिएटर किया. पहले रोल में तो मुझे रिजेक्ट कर दिया था. ही इज टैलेंटलेस. ठीक है. फिर सेकंड जो प्ले किया मैंने वाज अ प्ले कॉल आई एम नॉट बाजीराव. Yes, of course, I came to saw this with that. एंड उस पर बहुत मेहनत की, बहुत इनोसेंटली 4 महीने प्रिपेयर किया उस रोल के लिए. एंड टर्न्ड आउट टू बी अ बिग ह्यूज सक्सेस. Very huge, very big success. जी. And then you were picked up for a film. लेट्स टॉक. Let's talk. बड़ी एक्सपेरिमेंटल सी फिल्म थी. एक्सपेरिमेंटल फिल्म थी. 8 दिन में शूट की. अच्छा. 8 दिन में. डायरेक्टर को मैंने पूछा कि ये फिल्म कब रिलीज होगी, तो बोला मैं भूल गया बताने के लिए कि ये तो फिल्म कभी रिलीज होने वाली ही नहीं थी. ओह. विदु विनोद चोपड़ा एडिट रूम में उन्होंने कुछ दृश्य देखे और उन्होंने कहा कि ये कौन है. तो बोला एक्टर पारसी है. पारसी है, बुलाओ मेरे पास. कॉल्स मी टू हिज ऑफिस एंड ही गेव मी अ चेक. वाह. 2 लाख रुपए दिए और बोले किस लिए, कि नेक्स्ट ईयर दिसंबर में वो मेरा महीना है. अच्छा. ऐसा कौन सी फिल्म है? सर मेरे पास फिल्म ही नहीं है. लेकिन जब लोग ये देखेंगे तो आपको ऑफर करेंगे और आप मुझे डेट्स नहीं देंगे. अच्छा. तो मैं आज से ही आपको बुक कर रहा हूँ. वाह. फिर 6 महीने के बाद उनका फोन आया और बोले कि यार मिल गई फिल्म, मिल गई. तो फिल्म का नाम क्या है जी? तो मुन्ना भाई MBBS. और उसके बाद एक तांता शुरू हो गया. 3 Idiots and so many other films that you did. Yeah, with Raju Hirani. With Raju Hirani. What an amazing director. What an amazing director. And now both of you have grown up children. आपके तो बच्चे एक्टर बनना चाहते हैं और एक्टर हैं. जी. आपके भी. छोटा वाला इज इनटू स्क्रीन प्ले राइटिंग एंड प्ले राइटिंग. हाँ. बड़ा वाला है इज नाउ असिस्टिंग नसीर भाई. अच्छा. उनके प्रोडक्शन के अंदर है इन्वॉल्व. मतलब रगड़ लो अपने आप को, हमारे पास तो पैसे है ही नहीं कि लॉन्च करे आप. एब्सोल्युटली. उनकी राय आपके बारे में क्या है एज एन एक्टर? आई थिंक दे आर क्रिटिकल. एब्सोल्युटली. एंड दे आर वेरी गुड क्रिटिक्स. अच्छा. क्रिटिक्स को अगर सुनना है तो बीवी को सुनना और बच्चे से, बिकॉज यू विल गेट द ऑनेस्ट ट्रूथ. और अच्छे से बोलते, बहुत प्यार से बोलते दोनों बच्चे. माय ओल्डर सन इज 29, यंगर सन इज 26. वैसे मैं लगता हूँ बहुत यंग. ऑफ कोर्स. बिल्कुल. आप तो बड़े ही नहीं हुए. जूनियर हैज एक्टेड. he writing a script. Our senior is into production right now. He's working with Karan Johar in Dharma Productions. Danish. जिस तरह की जिंदगी आपने या हमने जैसे शुरुआत की थी, with God's grace हमारे बच्चों को उससे बेटर जिंदगी मिली है. बिल्कुल. बेटर बचपन मिला है, स्ट्रगल नहीं हुआ है. आप उनको कैसे स्टेबल रखते हैं, कैसे क्या बोलते हैं कि बेटा जिंदगी जो है वो आप लोगों ने बेशक कठिनाइयां नहीं झेली हैं लेकिन आगे तो कठिनाइयां आएंगी. डू यू से एनीथिंग? आर यू दैट काइंड ऑफ अ फादर हु गिव्स एडवाइस? या आई डू, बट जब मुझे पूछेंगे तो मैं बताता हूँ, या मुझे लगे कि बहुत ज्यादा ही अब नुकसान होने वाला है तब जाके मैं बताता हूँ. अच्छा. हाँ, क्योंकि भैया दुनिया ऐसी है, ट्विस्टेड है एटसेट्रा. क्योंकि उनको ये पता नहीं, क्योंकि हमने काफी उनको प्रोटेक्ट करके रखा है. राइट. अगर हमारी तरह धक्के खाए होते तो बात समझ में आ जाती. तो एक फिल्टर लग जाता है. करेक्ट. उनके दिमाग में, आंखों पे फिल्टर लगा नहीं है, इसलिए थोड़ा बचाना पड़ता है. आप भी. मैं 2 चीज हमेशा कहता हूँ. ह्यूमिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से. यू आर माई सन ओनली एट होम, घर पे. एंड इफ यू आर हम्बल यू विल लर्न मोर.
और दूसरी बात जो हमेशा कहता हूँ कि शायद हमने हमारे अपार्ट फ्रॉम बीइंग प्रोटेक्टेड बहुत सारे कंफर्ट्स भी है हमारे यहाँ। मतलब पहली गाड़ी जब हमने खरीदी थी इट वाज अ इवेंट। बच्चों को बताएं तो मैं और जिनोबिया स्कूल पे गए और उन लोग स्कूल से 4 बजे जब निकले बोले, क्या हुआ, आर वी इन ट्रबल? कि कोई प्रिंसिपल ने बुलाया, क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या? बोला नहीं, हम लोग कुछ घूमने जा रहे हैं। तो उन लोग टैक्सी के लिए ढूंढ रहे थे, टैक्सी। तो मैंने चाबी निकाल के गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। डैडी स्टॉप प्लेइंग द फूल, व्हाट आर यू डूइंग, डोंट प्ले जोक्स लाइक दिस। मेरी आदत ही है, प्रैंकस्टर थोड़ा। मैं गाड़ी में बैठा, स्टार्ट किया, डैडी गेट आउट ऑफ द कार। आई सेड कम जस्ट सिट डाउन, कंसीडर इट योर कार। वंडरफुल। There are a lot of comforts, but if you follow the principle of maybe humility, और दूसरी बात है, you have to pay your dues. Overnight कुछ होने वाला नहीं है. You have to pay your dues. I feel I'm paying my dues even today. आपको लगता है परेश कि आज जो एक्टिंग में जो नए लोग आ रहे हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट देम, काफी टैलेंटेड भी हैं, मगर डू यू थिंक द सक्सेस हैज बिकम इजियर इन टुडेज टाइम? Can I interrupt, sir? Please, please. I think there's a distinction between success and fame. Fame may have become easier. Yeah. Fame has become easier. I think so. हाँ. 15 मिनट फेम वाली सबको मिल जाती है, हाँ. बट सक्सेस जिससे आपको सुकून मिले, हाँ. ये फ्यूचर जनरेशन आपके बारे में बात करे, हाँ. वो ऐसा कोई 3-4 लोग हैं, ऑफ कोर्स ब्रिलियंट एक्टर्स, लाइक वन इज राजकुमार राव, आई रियली लाइक हिम, वन इज रणबीर कपूर, very good. वन इज नवाजुद्दीन, Superb. वेरी गुड। Yeah. ऐसे 3-4 लोग हैं जो देखने को दिल करता है, Correct. सीखने को भी दिल करता है कि कैसे लिया इसने अप्रोच। बाकी इट्स वेरी डिफिकल्ट। Vaman, what do you want to do now in life? मैं एक्चुअली सिनेमा में बच्चा हूँ, 11-12 साल भी नहीं हुए मुझे। आज के दौरान मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी का ये चैप्टर को प्ले आउट करूं, फिर नेक्स्ट चैप्टर में जाएगा। मुझे लगता है कि शायद मुझे कभी एक फिल्म बनाने की, मतलब एक आपका दिल कर रहा है? बहुत दिल कर रहा है, बचपन से। हाँ, that's fantastic. बचपन से। तो आप उसमें मंझे हुए कलाकारों को लेंगे? बहुत मजा आएगा। परेश, आई लव बीइंग ए सेलिब्रिटी एंड सो डज बमन। आप इससे थोड़ा कतराते हैं? I don't like undue attention given to people besides their job or what they are doing. हाँ. मेरा काम है एक्टिंग करना, मैं स्टेज पे हूँ, आप गाली बक दीजिए, ताली मार दीजिए, ठीक है। करेक्ट, करेक्ट। आपको क्रिटिसिज्म एनी टाइम, बट अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। हाँ. मैं गले लगाऊंगा। हाँ. मैं, लेकिन वो जो हम जानते हैं, जो फालतू के 3-4 स्टार हो, जो 2.5 स्टार, वो सब जिनको अक्ल नहीं है वो हमारे रिव्यूज लिखते हैं, तो अभी उनके बारे में क्या बोलूं? मैं ये समझता हूँ कि अगर मुझे क्रिकेट के बारे में पूछना है तो मैं सुनील गावस्कर से पूछूंगा, शकील बानो भोपाली से नहीं पूछूंगा। गावस्कर साहब की बात सुनूंगा। बिल्कुल। अच्छा, इस शो में एक देयर इज अ स्मॉल सेक्शन वेयर वी आस्क आवर गेस्ट, माय फ्रेंड्स, कि जिंदगी का कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद है, उसको याद करके अगर आप हमें बता सकें कि अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। परेश, आपके जहन में कोई? ये जो स्वरूप वाला किस्सा मैंने जो बताया वही, बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास गुजराती फैमिली, वो कैथेड्रल में पढ़ी हुई, वहां के कोई कनेक्शन ही नहीं, कोई मैच ही नहीं है। अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। वाह। मेरा दूसरा प्ले था। अच्छा। फिरोज खान ऑफ थिएटर। मैं 110 किलो का था, इससे ज्यादा मोटा। अच्छा। कहा कि एक प्ले है महात्मा वर्सेस गांधी, हाँ. उसमें आपको काम करना है। मतलब कौन सा रोल? तो सर महात्मा गांधी। आई सेड यू आर जोकिंग? ही सेड नो। तो मैं सुधीर जोशी के पास गया, मराठी स्टेज एक्टर, बहुत कमाल के एक्टर थे। यस, आई नो। तो बोला, सुधीर दादा करूं क्या मैं? तो महात्मा, हाँ करना, गांधी ना, हाँ बट विच गांधी? महात्मा गांधी, पागल हो गया तू? मैं समझा तू फ्रंटियर गांधी की बात कर रहा है, खान अब्दुल गफ्फार खान। बट आई लॉस्ट 27 kilos. आई डिड द रोल, एंड अगर दिस बिग फैट ऑफ 6'2" कैन टू गांधी, देन शायद कुछ भी हो सकता। वाह।
इट्स टाइम कि अब हम ये मौका हमारे स्टूडेंट्स को दें कि इनमें से कोई भी एक, हालांकि ये सारे चाहते होंगे कि हम सब पहुंच जाएं यहाँ पर, मगर इनमें से इस बोल में कुछ हमने नाम लिखे हैं, सबके इन सब लोगों ने अपने नाम डाले हैं। जिसका नाम इसमें से आएगा उसको हम यहाँ पर बुलाएंगे, आपसे बातचीत करने का मौका देंगे। बैठिए। शुभम, आप परेश के साथ बैठे हैं, बमन के साथ बैठे हैं, क्या चल रहा है आपके मन में इस वक्त? सर कुछ भी हो सकता है। अच्छा। क्या बात, रिलैक्स एंड सिट, अच्छा है। आराम से बैठो। हाँ, ऐसे चेयर पे इब्राहिम लिंकन लग रहे। नहीं सर, वो एक्चुअली ये बचपन से जब मैंने गॉडफादर फिल्म देखी थी तब से मेरी हमेशा से इच्छा थी, मैं घर पे भी बोलता था कि एक ऐसी चेयर चाहिए ताकि मैं मार्लिन ब्रेंडो जैसे बैठ सकूं ऐसे करके। डायलॉग याद है कोई उनका? हाँ सर याद। चलिए सुनाइए सर मार्लन ब्रांडो का फ्रॉम गॉडफादर, और बैठ के भी दिखाओ, मैं माइक पकड़ता हूं आपका। मैं लूका ब्रासी। I'm gonna make him an offer he can't refuse. I want you to go to Tatalia Yes. and tell him that I want the deal done. सर डर लग रहा है मेरे को बहुत। Very good. But it's a proud moment for a teacher when his student sits in the center of middle of three great talent of this country, and he is speaking a dialogue of another talented actor Marlon Brando, and the teacher is holding a mic. अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। क्या पूछना चाहते हैं आप हमारे मेहमानों से? सर मैं पहले परेश सर से पूछना चाहूँगा, एज एन एक्टर जैसे आप थिएटर भी करते हैं और आप फिल्म्स भी करते हैं और उसके बाद आपकी एक पर्सनल लाइफ भी है, तो वो फाइन लाइन जो होती है एक प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में, वो आप कैसे मैनेज करते हैं? मैं ऑनेस्टली कहूँ तो सब कुछ मर्ज हो जाता है, इवन व्हेन आई एम अ फादर, व्हेन आई एम टॉकिंग टू माय सन, लेकिन उसको ऐसे डिवीजन रखना मेरे से तो होता नहीं है। वाह। बमन से क्या पूछना चाहते हैं? सर आपके लिए खुशी की क्या डेफिनेशन है सर? खुशी, रचना के बारे में पूछ लो, नहीं तो श्रद्धा के बारे में पूछ लो। ओह आई जस्ट गॉट इट। ये खुशी के बारे में पूछ रहे हैं, हैप्पीनेस के बारे में। हैप्पीनेस, तृप्ति के बारे में। ये बहुत ही मुश्किल सवाल। तृप्ति, हु इज तृप्ति नो? तृप्ति इज लाइक सेटिस्फैक्शन। अच्छा, आई थॉट इट्स अनदर गर्ल। मुझे लगता है कि द डेफिनेशन ऑफ लाइफ इज द क्वेस्ट फॉर हैप्पीनेस। वाह। व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस किसी को पता नहीं, बस एक जिंदगी निकल जाती है उस कोशिश में कि हम ट्रू हैप्पीनेस को प्राप्त करें थ्रू योर वर्क, through your honesty and through your family. Very good, very well explained. आपके लिए अभी शुभम जी सर। हमने इनकी तरफ से कुछ गिफ्ट चुने, दैट इज योर कुछ भी हो सकता है मोमेंट। Okay, we'll take a picture. Be careful. शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मुझे जो आपसे आज और आपसे बात करने का मौका मिला, ये लगा ही नहीं कि मैं इंटरव्यू कर रहा था, लग रहा था कि तीन दोस्त बहुत दिनों बाद मिले हैं और आपस में बात कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस शो। मैंने अपने जज्बात
मेरी तरफ से इन 2 कागज के टुकड़ों पर लिखे हैं, मैं ये पढ़ के सुनाना चाहूंगा आपको। आइए। हिंदुस्तानी सिनेमा जगत की अनन्य प्रतिभा बमन ईरानी, परेश रावल, आपको हमारा प्रणाम। आप एक अद्भुत कलाकार हैं और आपकी योग्यता बहुमूल्य है। आपका यथार्थवादी अभिनय एक नायाब अनुभव है। आपकी उपलब्धि से हमें प्रसन्नता मिलती है। आपका संतुष्ट भाव आपके स्वच्छ हृदय का प्रतिबिंब है। आप अपनी कला से हमें यूं ही सम्मोहित करते रहिए, यही हमारी उम्मीद है। अनुपम खेर। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो दोस्तों, यहां समाप्त होता है हमारा एक और एपिसोड। मुझे यकीन है कि परेश और बमन से मिलकर आपको बहुत मजा आया होगा। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए संतुष्ट रहिए और याद रखिए कि जिंदगी बहुत लंबी है। रोज एक नया मौका है। कोशिश अगर जारी रही तो हर सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, अगर बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के लियोनार्डो दा विंची दुनिया के सबसे प्रसिद्ध बहुगुणी बन सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। और अगर गैंग्रेन जैसे इन्फेक्शन के चलते अपना पैर खोने के बावजूद सुधा चंद्रन भरतनाट्यम डांसर बन सकती है, तो दोस्तों, सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपने जीवन में निर्णय लेने से नहीं डरता। इसी सोच के साथ वेलकम टू द अनुपम खेर शो। कुछ भी हो सकता है। हम सबकी मंजिल एक होती है, बस उस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते अलग होते हैं। कहीं होती है कच्ची मिट्टी की फिसलती पगडंडी, तो कहीं डामर की चमचमाती पक्की सड़क। राही चाहे जो भी रास्ता चुने, बाधाएं सबकी एक समान होती है। मेरा मानना है कि जिस इंसान ने बाधाओं का स्वाद चखा होता है, उसके लिए कामयाबी की परिभाषा ही बदल जाती है। आज के मेरे पहले मित्र की शुरुआत उसी कच्ची मिट्टी की पगडंडी से हुई थी। शायद इसीलिए उनकी आभा से मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू आती है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे तीव्र एक्टर्स में से एक, प्लीज वेलकम एन अर्दी टैलेंट, मनोज बाजपेयी। यार, आप अपने आप को बहुत फिट रखते हो यार। कभी कभी तकलीफ होती है इस बात से। खाना कम खाना पड़ता है। हाँ, मगर आप खाने को तो शौकीन है ना? बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। If I have to say it straight away, आप किसान के बेटे? जी जी, मेरे पिता निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, 6 भाई बहन, माता गृहिणी, तो इस तरह का परिवार रहा है। और खेती बाड़ी करते थे? हमारे पिता जो थे वो करीब 15 बीघे जमीन जोतते थे। और जब जब हम छुट्टियों में जाते थे अपने स्कूल से, बोर्डिंग में थे हम लोग, तो हमें भी ट्रैक्टर की चाबी दी जाती थी कि आप जाइए फला खेत जोत के आइए। अच्छा। तो हमारी जिम्मेदारी होती थी कि हम अपने पिताजी के काम में हाथ बटाएं। तो हमारे सारे भाई ट्रैक्टर चलाना जानते हैं, हम खेत जोतना जानते हैं। मैं सबसे कमज़ोर था क्योंकि मेरा मन लगता नहीं था वहाँ पे। एक कमाल की बात है ना कि आपके फादर हु वाज अ फार्मर हिमसेल्फ, लेकिन उसने अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजा था। वो एक जुनून था उनके अंदर में, अजीब सा जुनून था कि चाहे कुछ भी करो, ग्रेजुएशन के बाद करो। क्या वो खुद ग्रेजुएट थे? जी, वो खुद ग्रेजुएट थे। वो डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन पैसे की कमी के कारण मेडिकल कॉलेज में उस दौरान में 5 लाख रुपए चाहिए थे। अच्छा। तो मेरे ग्रैंडफादर के पास था नहीं, तो उसका मलाल उनको आज तक है। अब तो 75-76 हो गए। और वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, और उनको पता नहीं था कि मेरे अंदर में कुछ और चल रहा है। तो ये एक्टर का भूत कहाँ से आया? मेरे ख्याल से मैं पैदा ही हुआ था एक्टर बनने के लिए। ये कोई भूत बाहर से आया नहीं। जब होश संभाला तब से मुझे याद है कि मैं सिर्फ एक्टर बनना चाहता था। मेरे माता पिता फिल्में देखने के बड़े शौकीन थे। जय संतोषी माँ मैंने 5-6 बार देखी है। अच्छा। एक जो मुझे विजिबली जो याद है कि मेरे जो क्लास टीचर थे, उन्होंने कहा कि एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट होने वाला है सारे क्लासेस का, तो आप में से कौन हिस्सा लेगा? तो सब चुप बैठे हुए थे। तो अचानक उन्होंने मेरी तरफ देख के कहा कि तुमको ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत शांत रहते हो तुम,
अच्छा। तुम बोलते नहीं हो, तुम एक काम करो, ये हरिवंश राय जी की जो कविता है, जो बीत गई सो बात गई, उसको आप याद कीजिए और हर दिन आप आकर के क्लास के लिए परफॉर्म करेंगे जब तक कॉन्टेस्ट आता नहीं है। जब मैं 7वीं में गया तब मुझे बड़े स्कूल में भेजा गया। पढ़ाई में कैसे थे आप? मैं अच्छा था। अच्छा। मुझे फिजिक्स और मैथमेटिक्स से प्रॉब्लम होती थी। अपने फादर को कहता भी था, वो कहते थे नहीं डॉक्टर बनना है। वो डॉक्टर ही क्यों बनाना चाहते थे आप? क्योंकि उनका ख्वाब अधूरा रह गया था। वो खुद बनना चाहते थे। जी। हमारे समाज में, आप उसी समाज से आते हैं जहाँ पर ये होता है कि बड़े बच्चे के ऊपर बचपन से एक जिम्मेदारी दी जाती है, बोल बोल करके, कि जब ये बड़ा होगा तो देखेगा, जब ये बड़ा होगा तो देखेगा। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर में समाज की तरफ से ये था कि मुझे अच्छा करना है जीवन में, ताकि मैं इन सब लोगों को संभाल सकूं। अपनी गरीबी का एहसास होता था? बहुत ज्यादा। लेकिन मैं खर्चीला भी था। खर्चीले भी थे? खर्चीला भी था। कोल्ड ड्रिंक पीना ज्यादा शौक था मेरा। लेकिन दूर से देख सकता था, पी नहीं सकता था, क्योंकि हमारी उस तरह की, हमारे पॉकेट में पैसे नहीं होते थे। लेकिन 100 रुपये कभी बाबूजी से ज्यादा मिल जाते थे तो सबसे पहले मैं कोल्ड ड्रिंक की दुकान पे भागता था। और दो कम से कम 2 कोल्ड ड्रिंक जरूर पीता था मैं। जब तक गैस पूरा निकलने नहीं लगे तब तक मैं पीता रहता था। और वहां पर कबाब मिलते थे बहुत अच्छे बेतिया में। तो जब भी आप कबाब की दुकानों से गुजरते हैं तो उसकी खुशबू आती है। अब सिर्फ देख के रह जाता था मैं। मुझे लगता था कभी 20 रुपया 25 रुपया ज्यादा आएगा तब मैं खाऊंगा। तो कबाब खाना और कोल्ड ड्रिंक पीना, ये रईसी का निशानी थे मेरे। और मैंने सुना कि आपको लगता था यार मैं एक्टर कैसे बनूंगा, कुछ ऐसी भी फीलिंग थी? जी बहुत ज्यादा। जब मैं मेकअप कर रहा हूँ तो आप आएंगे, तो मैं शीशे की तरफ नहीं देखता हूँ कभी भी। अच्छा। मुझे आज तक वो कॉम्प्लेक्स है कि पता नहीं कैसे मैं एक्टर बन गया, मगर जुनून था एक, बहुत ज्यादा था। तो मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में पता चला, नसीरुद्दीन शाह साहब, उनका एक इंटरव्यू आया था, एक रविवार करके मैगजीन आती थी। जी बिल्कुल। उसमें तो उन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का जिक्र किया था। फिर राज बब्बर साहब, मैं बहुत छोटा था, तो राज बब्बर साहब का एक इंटरव्यू था इंसाफ के तराजू के बाद। अचानक से वो सफल हुए थे, तो उनका इंटरव्यू था। तो मैं जब पढ़ता था अभिनेताओं की इंटरव्यूज, तो ये 2-3 अभिनेता जो थे, ओमपुरी साहब, राज बब्बर साहब, नसीरुद्दीन शाह साहब, तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तीनों में कॉमन था कि ये दिल्ली में है और ग्रेजुएशन के बाद यहाँ आप जा सकते हैं। राइट। मैंने मन में ठान लिया था 5वीं क्लास में यहीं जाना है मुझे। तो दिल्ली जाने का मेरा प्लान तभी बन चुका था। और फिर किस एज में गया? आफ्टर 12th। तो एक गांव से होते हुए धीरे धीरे आप, वो मेरे पास रिजर्वेशन नहीं था, और मेरा अच्छा। मारवाड़ी दोस्त था, वो जा रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने, तो मैंने उसको कहा मुझे भी ले चल। उसने कहा आ जाओ। मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, वो मेरे साथ 4थी से पढ़ा था। अब उम्र ऐसी थी कि रिस्क लेने की में डर नहीं लगता था, और मैं उस चीज के लिए रिस्क ले रहा था जिस चीज को मैं बचपन से जिसका सपना देख रहा था, तो मुझे बिल्कुल खौफ नहीं था। वो जो टीटी जब भी वो रिजर्वेशन देखते हुए आता था तो मैं किसी दूसरे कंपार्टमेंट में चला जाता था, फिर दूसरे कंपार्टमेंट में, फिर वहां आगे ट्रेन रुकी किसी स्टेशन पे, तो वहां से उतर के फिर वापस अपने डब्बे में। तो ये पूरी रात चलता रहा। वो मंजर मैं भूल नहीं सकता कभी भी। आईटीओ आपको याद होगा, मैं बिल्कुल आईटीओ पुल आता है। आईटीओ पुल पे गाड़ी रुकी हुई थी, और मैं देख रहा था दिल्ली शहर को, उतनी गाड़ियां देख रहा था, और मेरे मन में ये ख्याल आया उस दौरान, और मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मुझे लगा कि एक दिन मेरा पोस्टर छपेगा यहाँ पे। मतलब एक बच्चा जो शीशे में अपनी शक्ल नहीं देखना चाहता, पहली बार दिल्ली जा रहा है, वो दिल्ली की सड़कों को देख के बोलता है कि एक जगह मेरा पोस्टर लगेगा, तो भैया कुछ भी हो सकता है। फिर तो कुछ भी हो सकता है, और लगे पोस्टर है, कुछ भी हो सकता है। और आप इंटरव्यू देने गए? जी, मतलब 3 साल मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। हाँ, दिल्ली। और आप स्ट्रीट थिएटर कर रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। वहाँ पे स्ट्रीट थिएटर ग्रुप से मैं मिला, जो कि वहाँ परफॉर्म कर रहे थे कॉलेज में। मैं सीधा जाके मैं उनसे मिला कि क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक मतलब सेकंड भी गंवाना नहीं चाहता था वो अपने ग्रेजुएशन का समय, क्योंकि ग्रेजुएशन मेरे लिए फॉर्मेलिटी थी। मेरा एम था कि मैं किसी तरह से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में किसी तरह से पहुंच जाऊं, और नाटक देखता रहता था, नाटक करना शुरू कर दिया था, स्ट्रीट थिएटर के शोज मैं ज्यादा करता था। तो इस तरीके से और फिर सिलेक्शन नहीं हुआ। वो मुझे लगा कि द वर्ल्ड केम शैटरिंग,
डिड यू क्राई? बहुत ज़्यादा। अच्छा। बहुत रोया मैं, और मेरे दोस्तों को डर लग गया जो कॉलेज में मेरे साथ थे कि कहीं ये सुसाइड न कर ले। सबने ड्यूटी बांटी थी कि इसके साथ एक आदमी हमेशा रहेगा। मेरा हाथ पकड़ के सोते थे वो, हाँ। कि रात को उठ करके ये जंप न मार दे। अच्छा। तो ये इतनी बुरी हालत थी मेरी। माय गॉड। दिन मैं मंडी हाउस जाना शुरू कर दिया। हाँ। वहाँ पे संभव ग्रुप था, हाँ। जिसमें ज़्यादातर लोग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के थे। हाँ। वो उसी साल शुरू कर रहे थे एक थिएटर वर्कशॉप। अच्छा। 365 डेज का। उसमें उन्होंने 2000 रुपये मांगे थे। 2000 रुपये मेरे एक दोस्त ने दिए मुझे कि तू जा, तू ये वाला कर ले, कम से कम बिजी रहेगा। मैंने वो करना शुरू कर दिया अनुपम। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि एक दिन बारिश हो गई थी जिसके कारण कोई भी क्लास में नहीं पहुंच पाया था। बाकी सबके अटेंडेंस थे 300 डेज, 250 डेज। मेरे अटेंडेंस थे 364 डेज। वाह, क्या बात है, क्या बात है। I was that passionate about what I wanted to do. मुझे फिर मैं गया, फिर लाइन में खड़े हुए। और इस बार जो है मेरे साथ में सारे जो NSD के एलुमनाई थे जिन्होंने मेरे क्लासेस लिए थे, सबने कहा तेरा तो होना ही है। हाँ। फिर नहीं हुआ। आपको क्या लगता है क्यों नहीं हो रहा था? इसका जवाब उस समय के NSD के प्रोफेसर्स भी नहीं दे पा रहे थे, जिनके साथ में बाहर में थिएटर कर रहा था। हाँ। जी, तो आई केप्ट ऑन आस्किंग देम कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ। फिर मैं थिएटर बाहर में बैरी जॉन मिल गए। हाँ। बैरी जॉन ने मुझे वर्कशॉप वो कर रहे थे, शाहरुख भी था। हाँ। मैं भी गया वहाँ पे। वो एक हिंदी प्ले की कास्टिंग करने वाले थे, वो अमूमन इंग्लिश प्ले किया करते जी। तो वहाँ पे सिलेक्ट हो गया मैं। अच्छा जी। फिर आपने बैरी जॉन के साथ काफी काम किया। काफी काम। मैं फिर आप उनके इनफैक्ट यू बिकेम ए टीचर देयर। उन्होंने कहा कि आई नो अबाउट द मैडनेस दैट यू हैव अबाउट नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुमको ट्रेन करूंगा। मैं ट्रेनिंग के बदले तुमको 1500 रुपये दूंगा। अच्छा। और पूरे दिन जो मैं बच्चों के साथ काम करता हूँ तुम उसमें मुझे असिस्ट करो। सो आई वॉज ट्रेनिंग इन एक्टिंग। तो मुझे किताबें देते थे और पूरे दिन जो बच्चों से वर्कशॉप कराते थे मुझसे कहते थे तुम कंडक्ट करो, मुझसे कहते थे तुम पार्टिसिपेट करो। मतलब एक्सटेंसिव काम किया। मैं फिर थर्ड ईयर में जाके फिर दिया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। इस सब के बाद? हाँ। क्या बात है, मानना पड़ेगा ढीठ किस्म। By that time, by God's grace, I was one of the best actor. I was known as one of the best actor in Delhi theatre. हाँ। तो टीचर्स वहाँ थे, उन्होंने कहा बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया मनोज, बट टेल अस व्हाई डू यू वांट टू कम टू नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। मैंने कहा बिकॉज इस तरह की ट्रेनिंग कहीं और पे मुहैया नहीं है। हाँ। और मैं चाहता हूँ 3 साल इस डिसिप्लिन में रहना जहाँ मुझे रोजी रोटी की चिंता नहीं करनी पड़े। एंड अब मैं फोकस करूँ कम्प्लीटली अपने थिएटर पे, अपने एक्टिंग पे। तो उन्होंने कहा कि सी विल नॉट टेक यू एज अ स्टूडेंट बट विल डेफिनेटली कंसिडर इफ यू नो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ज्वाइनिंग इन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एज वन ऑफ द टीचर्स। ओहो। यस। ओहो, क्या बात है, क्या कमाल की कहानियां हैं ये हैं। वाह वाह वाह। और पिताजी का सपना आपके डॉक्टर बनने का टूट चुका था। मैंने उनको लेटर लिख दिया था। क्या लिखा? कि बचपन से मैंने आपको बताया नहीं था। हाँ। मैं कभी भी डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे, लेकिन मैं एक अभिनेता बनना चाहता हूँ, मैं उस राह पर निकल पड़ा हूँ। अच्छा। तो उनका जवाब बहुत कमाल था। क्या? उनका जवाब था कि प्रिय पुत्र मनोज, जैसा तुमने अपने सपने के बारे में बताया, तो मैं बेटा तुमको ये बताऊं, मैं तुम्हारा पिता हूं। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम एक्टर बनना चाहते हो? अरे क्या बात है। वाह वाह वाह। मतलब रिश्ते में हम तुम्हारे बाप होते हैं। वंडरफुल। और फिर स्कूटर चलाते हुए एक दिन आपके पास तिग्मांशु धुलिया आए। एक दिन जब मैं रिहर्सल कर रहा था तो तिग्मांशु धुलिया अपनी पुरानी सी लेमोरेटा पे आए। उसने कहा कि शेखर कपूर तुझसे मिलना चाहता है। मैंने उसकी तरफ मैंने कहा देख इस तरह की मजाक नहीं करते हैं यार, हम लोग ऐसी बुरी स्थिति में हैं। तो कहता है कि यार सच में कह रहा हूँ, तेरे कमरे में एक फोटो किसी ने ली थी, वो फोटो वो बॉबी बेदी जो प्रोड्यूसर थे बैंडेड क्वीन के, उनके ऑफिस में रखी हुई थी। शेखर आया हुआ है, वहां पे रखी हुई फोटोग्राफ उसने देखी और उसने कहा कि मुझे इस लड़के से मिलना है। मैं चला गया मिलने और मेरी कास्टिंग
वहाँ बैंडिट क्वीन में हो बैंडिट गई। क्वीन में हो गई। और मेरी कास्टिंग हुई थी विक्रम मल्लाह के कैरेक्टर, हाँ, जो कि बाद में निर्मल पांडे ने निर्मल किया। पांडे ने की थी। और जब मैंने मंडी हाउस वापस पहुंचा तो मैंने देखा कि निर्मल पांडे लंदन में अपने कुछ शोज करके वापस आ चुका है और उसके बड़े बड़े बाल थे, बड़ा सुंदर था वो। तो मैंने उसको देखा तिग्मांशु धूलिया के साथ और मेरा दिल बैठ गया। मुझे लगा कि अब ये रोल मेरे हाथ से गया, ओह और गॉड। वही हुआ। वो मिला शेखर कपूर से और मुझे विक्रम मल्लाह से हटा दिया गया और मुझे कहा गया कि भाई अभी निर्मल पांडे ये रोल कर रहे हैं। और मैं शो कर रहा था कैलकाटा में किसी अपने दूसरे प्ले का। वहाँ पर मुझे थिएटर ऑडिटोरियम के फ़ोन आया, तो उधर से तिग्मांशु धूलिया ने मुझे कहा तू शो के बाद जल्दी से ट्रेन पकड़ के तू दिल्ली आ जा। मैंने कहा क्या हुआ? तो नसीर भाई ने मान सिंह का रोल छोड़ दिया है, शेखर ने तुझे दे दिया। वाह वाह। इस तरह से बैंडिट क्वीन हुई मेरी जिंदगी में। फिर बॉम्बे। शेखर ने डरा दिया। हम्म, शेखर ने डरा दिया कि तुम सब फुकरे हो, तुम्हारे पास कुछ है नहीं, तुम लोग शादी करने के लायक नहीं हो, तुम्हारी टांग टूट जाएगी तो प्लास्टर चढ़वाने के लिए पैसे नहीं है। तो बॉम्बे आओ, हाँ, जो काम अच्छा लगे वही करो, हाँ, कम से कम उसके पैसे तो मिलेंगे। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, विद इन 4 months आफ्टर हिज टॉक दिस जनरेशन ऑफ एक्टर्स शिफ्टेड टू बॉम्बे। मुंबई में जो पूरे शुरुआती दिन रहे थे वो कुछ अच्छे भी नहीं गुजरे, क्योंकि थिएटर कर नहीं रहा था, बिजी नहीं था। तो इसलिए दिमाग खाली दिमाग करे तो क्या करे, कहाँ जाऊँ मैं, तो स्टूडियो घूमता रहता था। वो 93 to 97 दोज वर नॉट ग्रेट इयर्स। ग्रेट ईयर्स। मतलब दिल्ली में संघर्ष करते हुए, थिएटर करते हुए बड़ा मजा मजा आया, आता है, सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे है हैं। ना। और वहाँ पे हाथ पकड़ने वाले काफी लोग होते थे। और शहर में हर इमारत आपको छोटेपन का एहसास दिलाती है। करेक्ट। हर गुजरती हुई गाड़ी आपको तुच्छ समझती है। हाँ, सही बात है, सही बात है। तो ये शुरुआती दिन थोड़े से कठिन रहे थे। तो अब एक पोर्टफोलियो कराया था मैंने किसी से, वो भी कमरे में किसी ने खींचा था। तो वो 6-7 फोटो लेके जाता था, तो चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर कहता था कि फोटो रख दो। और हम सब लोगों को पता था कि ये इस फोटो का क्या होने वाला है। हमारे जाते ही उसको डस्टबिन में फेंक देते। डस्टबिन में फेंक दिया जाता था। तो काम मांगे तो किससे मांगे, किससे बोलें कि हमने इतने साल थिएटर किया, हमारे माथे पे तो लिखा नहीं हुआ था। हम सोच रहे थे कोई एक आध काम मिले जहाँ पे हम अपने आप को साबित कर सकें। एक सीरियल में मुझे लिया गया, मुझे याद है परेल के पास शूटिंग थी और कैमरा फेस किया मैंने। एक टेक के बाद कानाफूसी शुरू हो गई। डायरेक्टर, चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, कैमरामैन दूसरे कमरे में। फिर एक सबसे 3rd 4th असिस्टेंट को मेरे पास भेजा गया ये बोलने के लिए कि भैया कपड़े उतार दो, आपका काम पसंद नहीं आ रहा है। फिर My मुझे God. भेज दिया गया। मगर आप भी लगे रहे। क्या करें, कोई और ऑप्शन नहीं था। और फिर उसके बाद आपने एक सीरियल किया जिसका नाम था स्वाभिमान। जी, भट्ट साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अपने सोफे से उठ के खड़ा होके मेरा एक एपिसोड देखने के बाद 10 लोगों के सामने कहा कि ये आदमी जो है ये बहुत बड़ा एक्टर है। और उन्होंने उसी समय कहा ये शहर छोड़ के नहीं जाना, तुम्हारे चेहरे से लग रहा है मुझे कि तुम हताश हो रहे हो, ये शहर छोड़ के मत जाना, ये शहर तुमको बहुत कुछ देगा। वाह। वाह। 10 एपिसोड करने वाले थे आप स्वाभिमान के, आपने 250 से ऊपर एपिसोड जी, किए। जी। 10 एपिसोड की शूटिंग कर दी मैंने। हाँ। 1,500 रुपया पर एपिसोड था। हम्म, तो उसके हिसाब से मुझे पैसे धीरे धीरे मिल रहे थे और जब मैं खुश था। एंड 20,000-25,000 रुपये महीने के मुझे हो बन जाते जाते थे। थे। और उसके बाद मैंने हॉलीडे इन में जाना शुरू किया। अच्छा। हिम्मत। अच्छा। वो मूछ वाला एक दरबार हुआ करता था। हाँ। वो अब मैं उसको बिना किसी डिस्कम्फर्ट के क्रॉस कर जाया करता था। अच्छा, उससे पहले डर लगता था। उसके पहले डर लगता था। हाँ, किसी भी ऑटो को आप रोक सकते थे, हाँ, ये रुको, हम इसको हम बताते भी नहीं थे कहाँ तक जाना है। हाँ, पहले कभी अगर ऑटो लिया भी था तो पता होता था कि 5 रुपए है, यहाँ जाके उतर जाऊंगा, करेक्ट। उतने ही पैसे हैं। ये है कि पॉकेट की तरफ देखना थोड़ा बंद किया हमने। और फिर 1998 में एक फिल्म आई जिसने आपकी किस्मत को पूरा पिटारा बदल दिया, एंड दैट वाज सत्या। सत्या। I wherever he is, if he is watching this program, Ram Gopal Verma,
आई मीन आई विल ऑलवेज बी इंडेटेड टू हिम, ऑलवेज। मैं गया था दौड़ में, परेश रावल के हेंचमैन का रोल था, और मुझे बताया गया था कि इसके 35,000 रुपये मिलेंगे। मैंने कहा यार कर लूँगा यार, अब इस पैसे की बहुत ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि तुमने क्या किया है? रामू ने मुझसे पूछा। मैंने कहा सर बैंडिट क्वीन किया था। कहते आई हैव सीन बैंडिट क्वीन, व्हिच रोल यू हैव डन? मैंने कहा सर मान सिंह। एंड ही गॉट अप फ्रॉम हिज चेयर, ही सेड कि डोंट टेल मी दैट, आई हैव सीन दैट फिल्म मोर देन 5 times, you don't look like Man Singh. Yes sir, I have changed myself for the role. Don't do this film. I'm going to make a film with you. You know, I'll cancel everything. I'm going to make a film with you right now. I'm going to announce it. वाह। तो मैंने कहा सर प्लीज ये रोल करने दीजिए मुझे। पता नहीं दूसरी बने या नहीं बने। तो मैंने दौड़ का भी रोल किया, और साथ साथ सत्या भी उसके बाद जो हुई वो भी की मैंने। दोस्तों, मेरी आज की दूसरी मित्र एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत है। इनकी सोच में गहराई है जो इनकी अदाकारी में झलकती है। इनकी कला की तीव्रता प्रमाण है इनकी अतुलनीय प्रतिभा का। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से एक, प्लीज वेलकम द एवर ग्रेशियस नेशनल अवार्ड विनर तब्बू। That's it, तब्बू। तब्बू जी, आपका पूरा नाम मुझे पता लगा है, तबस्सुम फातिमा हाशमी। बोलते बोलते एक शिफ्ट निकल जाती है। तब्बू क्यों सोचा? मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है तबस्सुम हाशमी। एक्चुअली मैंने नहीं सोचा था, ये मेरा पेट नेम है। मुझे घर में तब्बू बुलाते हैं, तो देव साहब को लगा कि बहुत अनयूजुअल और क्वर्की नाम होगा, और यही रखो। तो मैं बहुत छोटी थी, कुछ समझ में नहीं आया, तो अच्छा ठीक है यही रखते हैं। तो फिर वो रह ही गया। बहुत अच्छा, खूबसूरत। मेरी साइज के लिए छोटा है शायद। तो तबस्सुम जी, आपने थिएटर तो नहीं किया? डर लगता है थिएटर से, तो मतलब ये स्टेज इतना ही, मतलब मैक्सिमम स्टेज जो मैंने किया है वो ये स्टेज किया है। बाय द वे, इत्तेफाकन हमारी आपकी पहली फिल्म में मैं था। यस। और फिल्म का नाम था हम नौजवान, देव साहब की फिल्म थी। जब मैं चाइल्ड आर्टिस्ट थी, जब ये चाइल्ड मुझे आर्टिस्ट, तब से देखा है। तब से मैंने देखा है, और जज्बात वो नहीं रहे। तो फिल्मों का इंटरेस्ट इसलिए था क्योंकि आप यू आर रिलेटेड टू शबाना जी एंड थिंग्स लाइक दैट? एक्चुअली इंटरेस्ट कभी नहीं था। नहीं था। शबाना आंटी को, और एक्चुअली मेरे मम्मी के ब्रदर सिनेमाटोग्राफर ईशान आर्या बॉम्बे में रहते थे, तो उनसे मिलने हम हर साल आते थे। समर हॉलीडेज का हमारा डेस्टिनेशन बॉम्बे था। नवीन निश्चल जी के बच्ची की बर्थडे थी, वहाँ सुषमा आंटी आई थी, गोल्डी अंकल की वाइफ, उन्होंने मुझे देखा। जी, विजयान, वो मम्मी की फ्रेंड थी। उन्होंने कहा देव इज लुकिंग फॉर अ गर्ल टू प्ले द डॉटर। तो ऐसे ही मतलब इतना कैजुअली हर चीज हो गई। आपने हम नौजवान की शूटिंग के प्रोसेस को या उस दौर को पसंद किया था, और यू डिड नॉट एंजॉय द? मुझे कुछ समझ में नहीं आया, एक्चुअली मैं बहुत छोटी थी। आई नो, बहुत। हाँ, मुझे याद है। और देव साहब मुझे पिकअप करते थे। हाँ। शबाना आंटी के घर पे मैं रहती थी, तो ही यूज्ड टू पिक मी अप, और शूटिंग भी स्कूल यूनिफॉर्म में हुई थी, तो Correct. मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि मैं स्कूल में हूँ। हाँ। और मेरे स्कूल वाले हैदराबाद में दे वर वेरी अपसेट। हाँ। मम्मी को बुला के उन्होंने कहा कि देखिए आप डिसाइड कर लीजिए, आपको बच्ची को एक्टिंग करवानी है या फिल्मों में रखना है, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो मैं बहुत स्ट्रेस हो जाती थी। आई डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब माय स्टडीज एट ऑल। मुझे पता ही नहीं पड़ा कि क्या हो रहा है मेरे आसपास ना, ये करो ओके एक्शन ऐसे होता है, करके निकल गई। और फिर देन आई नेवर वांटेड टू डू इट अगेन, क्योंकि मैं बहुत शाय लड़की थी। मुझे तो मतलब बात करना भी इतना, आई वाज नॉट वेरी गुड। अभी भी कुछ वैसा ही सोशल आपका- स्किल्स काफी अभी भी इनको वो डार्क डेल चैलेंज का सोशली चैलेंज्ड। मगर तेलुगु फिल्मों की ऑफर आती रही आपको। कूली नंबर 1 का जो तेलुगु वर्जन था, जी, उसमें आपको ऑफर आई? वो मेरी फर्स्ट फिल्म थी एक्चुअली। अच्छा। हाँ, जब प्रेम में डिले चल रही थी, हाँ। तो रामानायडू जी ने आके बोनी से कहा कि उसको ये तेलुगु फिल्म करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारी फिल्म को।
सो मैं बड़ी एक्साइटेड हो गई। हैदराबाद में भी शूटिंग थी तो अच्छा, वो अच्छा लगा आपको एक्सपीरियंस, बिकॉज आप हैदराबाद में थी, घर के पास। घर के पास थी। सारे रिश्तेदार आ जाते थे, फिर शाम में घर चले जाती थी। आप लैंग्वेजेस में बहुत अच्छी हैं, मैंने सुना। कितनी लैंग्वेजेस बोल लेती हैं? हिंदी, मराठी, तेलुगु, बंगाली, थोड़ी बहुत तमिल बोल लेती हूँ, और अंग्रेजी ऑफ कोर्स। अंग्रेजी। तो 5-6 वाह हो ही मनोज, गई। आपको तो इतनी लैंग्वेजेस नहीं आती हैं। मैं भोजपुरी जानता हूँ। मैंने सुना आप नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ हिंदी फिल्मों के लिए? शेखर अंकल मैं बुलाती थी, अब तो उन्होंने मना कर दिया मुझे शेखर अंकल नहीं बोला। शेखर कपूर, हाउ स्ट्रेंज, आप दोनों की कुंडली में शेखर कपूर। या काफी एग्जैक्टली, हमने मॉरिशस में काफी बातें की हैं हाँ। हमारे इस कॉमन कनेक्शन के बारे में। हाँ, तो ही वाज कास्टिंग फॉर अ फिल्म कॉल्ड दुश्मनी, मोरानीस की फिल्म आप थी। भूल गई मैंने उसमें आपके भाई का रोल किया था। वो फिल्म तो फिर बनी ही नहीं। हाँ, और यही हेयर स्टाइल था मेरा उसमें। तो शेखर के साथ वो पिक्चर नहीं हो पाई। दुश्मनी नहीं हो पाई। फिर उसने मुझे देख के कहा कि मैं प्रेम बना रहा हूँ, अब तुमको मैं प्रेम में कास्ट करना चाहता हूँ। मैंने तब कहा नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मुझे पढ़ाई करने दो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उसने कहा कि ये सिर्फ तुम एक फिल्म कर लो, फिर तुम पढ़ाई कर लेना, आई विल पे फॉर योर स्टडीज, लेकिन डू दिस वन फिल्म बिकॉज यू आर परफेक्ट फॉर दिस रोल। तो फिर मैं बातों में आ गई और मैंने कहा चलो ठीक है, कर लेते हैं, एक फिल्म की बात है। और मैंने मतलब सचमुच समझा था कि उस एक फिल्म के बाद मैं फिर से पढ़ाई करने चली जाऊंगी और फिर मेरी एक सिंपल सी लाइफ होगी, हैप्पीली एवर आफ्टर की टाइप की लाइफ होने वाली है, जो नहीं हुआ। फिर वो डिले होती गई, फिर मुझे कोई रास्ता नहीं मिला और फिर मैं इस सारे प्रोसेस को एंजॉय करने लगी। बट यू लव्ड डूइंग मकबूल। Yeah. उधर आपने अपना यू फेल्ट कंफर्टेबल। मकबूल के कैरेक्टर इट रियली कॉल्ड आउट टू मी। मैं उसको ना करूं ये हो ही नहीं सकता था, यू नो। आपको पता है कि मनोज वाजपेयी ने बहुत कोशिश की थी मकबूल का हिस्सा बनने की, और बहुत धक्के खाए थे इन्होंने विशाल भारद्वाज जी के यहाँ। ऐसे मत बोलिए। बिल्कुल। मैंने विशाल को कहा था एंड में, यार तू चाहेगा ना, हाँ, तो जैसे मंदिर में रेंग के जाते हैं ना मन्नत मांगते हुए, हैं मन्नत पूरी करने के लिए ऐसे ऐसे करके, मैं कसम से कहता हूँ मैं अभी आ जाऊंगा, अच्छा, अभी आ जाऊंगा, तू मुझे रोल दे दे। तो वो उसके दिमाग में ये था कि मैंने सत्या बहुत बड़ी हिट थी, हाँ, और वो इतनी बड़ी कल्ट हो चुकी थी, तो ही वांटेड, स्पेशली योर कैरेक्टर, बिक्कू मात्रे इसके कारण जो है सत्या से फायदा मुझे आज तक हो रहा है, लेकिन उससे नुकसान भी कुछ हुए हैं, तो जिसमें से मकबूल भी है। आई वाज समवेयर वेरी सैड कि यार इसने मुझे, विशाल ने मुझे रोल नहीं दिया। आपने माचिस की, यू फाउंड अगेन अ कैरेक्टर, एंड देन केम एन अनयूजुअल फिल्म कॉल्ड चांदनी बार। उसकी कास्टिंग कैसे हुई थी? एक्चुअली आर मोहन मेरे पास आया एक दिन और कहा कि एक लड़का है, मधुर भंडारकर उसका नाम है, उसने एक स्क्रिप्ट लिखी है, तुम्हारा सोच के लिखा है, तो एक बार बस पढ़ लो। तो फिर मैंने पढ़ी वो स्क्रिप्ट, मैं आधी पढ़ी और बहुत डिस्टर्बिंग थी। एक तो ये बार कल्चर और ये सब बहुत नया था मेरे लिए, ये अंडरबेली मुंबई की, तो मैं बड़ी शॉक हो गई कि ऐसा होता है, ऐसी भी चीज़ें होती है, ऐसी भी ज़िंदगी होती है। और मुझे लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग और पावरफुल फिल्म बन सकती है। तो फिर वो ले आए मधुर को मेरे पास, और मुझे याद है कि स्क्रिप्ट के कवर पे ना मधुर ने मेरी तस्वीर भी चिपकाई थी। अच्छा। I still have that with me. Are you a happy person or are you a very happy person? I want to be happy, but हमेशा happy रहना तो humanly possible नहीं है। मेरी जद्दोजहद वही है कि contentment feel करूं और हर moment में actually उसी intensity से जी पाऊं। मनोज, आप लास्ट टाइम कब रोए थे? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले? जी। वो रोना आया था मुझे करीब 6 साल के बाद। अच्छा। ऐसे ही किसी ने मुझे मेरी माँ की याद दिला दी।
मुझे बहुत रोना आया और मैं अलग कमरे में जा करके बहुत रोया और मैंने अपने आप को रोने दिया। मुझे ये एहसास था कि मैं 6 साल से रोया नहीं हूँ, तो मैं जी भर के रोया। मैं 6 साल से अगर आप रोए नहीं है तो फिर आप ह्यूमन नहीं है, कहीं ना कहीं आपको जो है फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई वॉज क्वाइट अवेयर ऑफ इट, सो आई वांटेड टू क्राई एज मच एज पॉसिबल। ये बड़ी बेवकूफाना फीलिंग है कि इन मर्द जो है वो रोते नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे जान पहचान के बहुत सारे लोग हैं जो अगर किसी खूबसूरत लड़की के साथ बैठे हैं तो सोचते हैं कि रोना कैसे आ जाए ताकि मैं उसके कंधे पर सिर रख सकूं। Nobody loves me. My wife doesn't understand me. My wife doesn't understand me or nobody loves me. ये मुझे आपसे एक सवाल पूछना, सॉरी टू इंटरप्ट, अच्छा। कि आप इतने साल से, हाँ। मैं जब से आप याद है मुझे पता नहीं, आई थिंक 30 इयर्स हो गए होंगे, आप ऐसे ही कैसे लगते हो इतने साल से? हाउ डू यू लुक द सेम? I've decided to be happy. बहुत साल पहले इस इंडस्ट्री में आके मुझे इस बात का एहसास हो गया कि अगर मैं अपनी खुशी दूसरों पर छोड़ दूंगा तो उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं दुखी रहूं। आम जिंदगी में ऐसी कौन सी शख्सियत है आपकी जिंदगी में जो आपकी स्थिरता का, आपके स्ट्रेंथ का एक बहुत बड़ा स्रोत है? मेरी माँ। अच्छा। मेरा सबसे इम्पोर्टेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट रिश्ता है। वो मुझे हमेशा ये कहती है कि जब तक तुम किसी चीज को महसूस करके नहीं करोगी तुम उसे एंजॉय नहीं करोगी। That's fantastic. I think she knows me very well. Wonderful, wonderful. मनोज, आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी हस्ती है, शख्सियत है, रिश्ता है जिसने आपको हमेशा बांध के रखा है? मेरे फादर। हाँ, मैं अपने फादर से बहुत ज़्यादा जुड़ा रहा हूँ। मेरे जीवन में बहुत सारे लोगों का हाथ रहा है मुझे बनाने में, मुझे सिखाने में, लेकिन एक क्वाइटली एक आदमी जो है आपको सपोर्ट किए जा रहा है, कभी आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। तो आई थिंक दैट मेंट अ लॉट फॉर मी। He never put a pressure on me, never. उनकी कोई एक सीख जो आपने उनसे सीखा? मेरी माँ ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, जो सत्या के बाद जो है बड़ा हंगामा हो रहा था और सारे अवार्ड फंक्शंस में मैं नॉमिनेटेड था एंड मिल भी रहे थे सारे। तो मैं चाहता था कि मेरे माँ बाप अवार्ड फंक्शन में आए। तो जब आए थे तो किसी बात पे मेरी माँ ने एक बात कही थी कि मनोज, जिसको सफलता नहीं मिली है ना उसको बेवकूफ़ नहीं समझना। वाह। यू नो, और वो भोजपुरी में ऐसे ही बोल गई। क्या हाउ वाज इट सेड इट इन भोजपुरी? बताइए ना। मनोज, एगो बात याद रखियो कि जेकरा तू सब नेखे मिलल जौन तरह मिलल बनू वो गधा ना होवे। क्या बात। You both have achieved so much and now Manoj you are on a new path. आपने डिसाइड किया अब आप एक फिल्म प्रोड्यूस करेंगे। जी। उसमें आपने मुझे तो लिया नहीं है। मेरे रोल में आपने अन्नू कपूर जी को ले लिया। टेल अस समथिंग अबाउट दैट फिल्म। वो नीरज पांडे ने मुझे कहा कि आप ये स्क्रिप्ट सुनिए, बहुत अच्छी लगेगी आपको। तो मैंने स्क्रिप्ट सुनी, पढ़ी भी उसको, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने कहा ये रोल कौन करेगा यार, ये तो रोल मुझे बहुत कम लोग हैं जो ये निभा पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आपकी दोस्त से हम बात कर रहे हैं, और वो जानते थे कि तब्बू और मैं बहुत ही गहरे मित्र हैं। फिर हमारी उनकी भी बातचीत हुई इस बारे में। फिर नीरज ने मुझे फ़ोन करके बोला कि यार मैं चाहता हूँ कि आप इसमें हमारे साथ जुड़ जाओ। मैंने कहा जुड़ा हुआ तो हूँ, पर नहीं, आप को प्रोड्यूसर हो जाओ इसमें। तो मैं उनके साथ जुड़ गया और नीरज पांडे और उनके पार्टनर शीतल दोनों भाग गए। उन्होंने कहा अब ये आप प्रोड्यूस करेंगे। हाँ, आप प्रोड्यूस करेंगे, आप ही रहिए सेट पे, आप ही संभालिए। आप हैं तो फिर हमको क्या दिक्कत है, हम बेबी के लिए जा रहे हैं, हमारा लोकेशन है, फिर उसका शूटिंग है। एंड आई वाज कंप्लीटली लेफ्ट अलोन। दूसरी फिल्म में बनाएंगे अब इंशाल्लाह, उसमें फिर रिपीट करेंगे एक्टर्स को, दूसरे एक्टर्स को भी। हमारे शो का एक सेक्शन है जिसमें हम हमारे मेहमानों से पूछते हैं कि ऐसा कोई किस्सा आपकी लाइफ का जिसको देखकर या जिसको महसूस कर कर आप ये कह सकते हैं कि अगर यार मेरे साथ ये हो सकता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। आप मनोज? मैं चला गया, क्योंकि बाकी जगह पे जाता था एक हफ्ते पहले तक,
तो कुछ ऐसा कुछ तो होता नहीं था। मुझे लगा कि ऐसे ही बुला रहे हैं, सब 2-3 और एक्टर चले गए साथ में। एंड अनुपम, पब्लिक को पता चला बीकू मात्रे आया हुआ है। द एंटायर थिएटर केम आउट। वाह। एंड जो वॉचमैन थे और जो गेटकीपर थे हॉल के, उन लोगों को मैं रेस्क्यू के लिए आना पड़ा। मुझे एग्जैक्टली ऐसे गोदी में टांग करके मुझे निकाल के भीड़ से लेके जाना पड़ा। देन आई सेड कि यस, आई मीन इफ दिस कैन हैपन टू मी, दिस कैन हैपन टू एनीबॉडी। वाह, कुछ भी हो सकता है। आपका कोई ऐसा किस्सा? आई थिंक मेरा सारा करियर और ये बात के मतलब मेरी फैमिली में बोलते थे कि तो बात भी नहीं करती है, इतनी लंबी है, क्या है, सिर्फ पढ़ाई करती रहती है। तो फॉर समबडी लाइक दैट टू बिकम दिस, आई थिंक तो कुछ भी हो सकता है। वाह वाह वाह। मेरे पास ये बोल है जी। इनमें से आप एक नाम निकालिए और हम उस शख्सियत को आपके साथ आकर बैठने का, आपसे 2-4 बातें करने का मौका देंगे। सो तब्बू, आई विल आस्क यू टू। अर्पित। अर्पित, वंडरफुल। अर्पित, कम। हेलो। बैठिए। अर्पित जी, क्या करते हो अर्पित आप? आई एम एन एस्पायरिंग एक्टर। अच्छा, कोई डायलॉग याद है? सर का एक डायलॉग मेरे को याद है राजनीति का। क्या बात है, सुनाइए। करारा जवाब मिलेगा। अगर ये डायलॉग कॉमेडी में बोलना हो तो कैसे बोलोगे? शायद मैंने जो बोला वो कॉमेडी थी एक्चुअली। जैसे जैसे लाइन बोलता हूँ बोलते जाओ। हाँ, चलो वहाँ देख। बौखला गए हैं वो, बौखला गए हैं वो, बदहवासी छाई है, बदहवासी छाई है। सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि कैसे राष्ट्रवादी की ताकत तोड़ें। सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि कैसे राष्ट्रवादी की ताकत तोड़ें। मगर भाइयों, राष्ट्रवादी की जड़ें इतनी कमजोर नहीं है कि इन हादसों से हिल जाए। राष्ट्रवादी की जड़ें इतनी कमजोर नहीं हैं कि इन हादसों से हिल जाएं। आसमान में थूकने वालों को नहीं पता, आसमान में थूकने वालों को नहीं पता कि पलट के थूक उन्हीं के ऊपर गिरेगा। कि पलट के थूक उन्हीं के ऊपर गिरेगा। करारा जवाब मिलेगा। क्या बात है। अब आपको यही नहीं, मनोज और तब्बू की तरफ से इनकी पसंदीदा चीजें एज ए गिफ्ट दीजिएगी। आइए जी। फैंटास्टिक। क्या बात, ये रखो। इतनी सारी राजनीति भी है। अच्छा, तो आप जिसके हाथ में रख लीजिए। थैंक यू सर। थैंक चलो we'll take a selfie with him. आजा बेटा, बीच में आ जा। चलिए, thank you so much. Thank you for all the best. Thank you sir. God bless you. So thank you very much for this amazing sharing of your slice of your life. हमने आपके लिए, दोनों के लिए कुछ लिखा है। मैं चाहूंगा कि आप मेरे पास यहाँ आएं और ताकि मैं आपके सामने ये पढ़कर सुना सकूं। हिंदुस्तानी सिनेमा जगत के असामान्य रत्न तब्बू और मनोज, आपको हमारा प्रणाम। आप एक अद्भुत कलाकार हैं जिनकी अदाकारी का अपना ही एक अंदाज है। तौर तरीकों से जकड़ी इस दुनिया में आपने अपनी एक अनोखी पहचान बनाई। आपका प्रभावशाली अभिनय हमारे लिए एक प्रेरणा है। आप इसी प्रकार अपने हुनर से हमें आनंद प्रदान करते रहिए, यही हमारी अपेक्षा है। अनुपम खेर। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो दोस्तों, यहां खत्म होता है हमारा एक और एपिसोड। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे मेरे एक नए मित्र के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और याद रखिए कि जीवन में हार और जीत से ज्यादा जरूरी है खेलना, और खेलने वाले हर इंसान को जीतने का मौका मिल सकता है, क्योंकि लाइफ में कुछ भी हो सकता है।